चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट डे हम लोग जस्ट कोर्स मतलब ऐसे खाली बेसिक इंट्रोडक्शन का बात किए थे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम रहेगा कॉस्ट शीट। पर लास्ट डे जो भी पढ़े एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब एक बार हम उम्मीद करता है लास्ट डे जो भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े तुम लोग रिवाइज करके आया है, रिवाइज करके आया है। हाँ चलो अब एक काम करना, सबसे पहले बताना कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। पेज मत पलटना, सबका चेहरा ऊपर। I denote the method of accounting which deals with and technique used by for decision making। मेरा अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कुल मिलाकर है 4। मेरा पहला प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसे ही प्रॉफिट मिला कौन तैयार क्या लेने के लिए, कितना लेगा 2 या 3। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे। अगला हमारे प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो ज्यादा रहेगा उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। मेरा आखिरी वाला क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। डन। अब इसके बाद लास्ट डे एकदम बेसिक आई थिंक 5-6 लाइन बात किए थे। कॉस्ट शीट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या आता है तुम लोग बताना। हमारा कॉस्ट शीट के अंदर में सबसे पहला लाइन, सबसे पहला खर्चा सिगरेट को बनाना है, सबसे पहला खर्चा क्या लगेगा। मेरा पहला लगेगा रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। मेरा सेकंड खर्चा क्या आने वाला है, मेरा डायरेक्ट वेजेस। जरा फैक्ट्री को देखकर बताना कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि वही एक्चुअल में सिगरेट बना रहा है तो उसका वेजेस रहेगा डायरेक्ट वेजेस। मेरा तीसरा लाइन क्या आने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसके बारे में जिक्र कुछ नहीं किए, तीनों मिलाकर। उसके बाद मेरा एक खर्चा लगेगा फैक्ट्री का, बाकी फैक्ट्री एक्सपेंस। मेरा अगला खर्चा लगेगा हेड ऑफिस का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मेरा तीसरा खर्चा लगेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सब मिलाकर आएगा टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है, सेल। इतना याद था, चलो ठीक, यानी तुम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए हैं। आजा ठीक है, अभी क्लियर कर लिया ना इवेंचुअली। चलो एक काम करें, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेजेड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, जिसको समझाने में मेरे को लगेगा अराउंड 40 मिनट के आसपास। हम लोग हर एक चीज का लॉजिक समझेंगे, ऐसा लाइन क्यों है, और एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट खत्म हो जाएगा उसके बाद जिसका मन चाहे चलो आज से इंसेंटिव शुरू करते हैं। वैसे भी तुम लोग के बैच में हम इंसेंटिव देने के लिए एक बजट बनाए हैं 80 लाख रुपए का, तो डेली बांटना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, आज से इंसेंटिव स्टार्ट करते हैं। खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम बताएगा, कुछ नहीं करना, किसी को यहां पर आना है, जिसका मन चाहे आना, आकर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता देना, जो बताया इंसेंटिव मिलेगा। और ये सिंपल सा है, कॉस्ट शीट भी बहुत डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सा रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे 500 के इंसेंटिव के साथ। अरे वो तो पूरा चैप्टर वाला था। अच्छा ठीक है, तुम बाद में सोचेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फटाफट क्वेश्चन। चलो एक काम करना, प्लीज एक बार आना, प्लीज एक बार आना, प्लीज एक बार आना हमारे बुक में पेज नंबर 2.1। सर ऑडियो एंड वीडियो क्रिस्टल क्लियर। गुड मॉर्निंग सर। सर हम लोग आंसर कैसे देंगे, घर में आंसर देना, घर वालों से इंसेंटिव लेना। पेज नंबर 2.1। चलिए काम करें, स्टार्ट करें पेज नंबर 2.1 हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब सुनो, अब एक बार थोड़ा शांति से सुनना। देखो अच्छा एक और बात, लास्ट हम लोग पढ़े, एक फाइनेंशियल अकाउंट था, एक हमारा कॉस्ट अकाउंट था। याद है फाइनेंशियल अकाउंट किसी एक के काम का है, कॉस्ट अकाउंट किसी और के काम का है। बताना फाइनेंशियल अकाउंट किसके काम का है, शेयर होल्डर, और हमारा कॉस्ट अकाउंट किसके काम का है। अब एक बनेगा टोटल में, एक बनेगा प्रोडक्ट वाइज। बताओ कौन सा कैसे बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा टोटल में, मेरा कॉस्ट अकाउंट बनेगा प्रोडक्ट वाइज। तो फिलहाल हम लोग बना रहे हैं कॉस्ट शीट, जो मेरा बनने वाला है प्रोडक्ट वाइज। चलो डन, देखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। पहला लाइन, फास्ट फास्ट फास्ट। आज सबका पहला वार्निंग हो गया एक साथ। नहीं पहला वार्निंग। नहीं हमको याद रहेगा। चलो एक काम करें, पहला देखो मेरा फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरे को बनाना है कॉस्ट शीट फॉर द प्रोडक्ट। आप ध्यान देना, आशीर्वाद का एक अलग कॉस्ट शीट रहेगा, हमारे सनफिस्ट का अलग रहेगा, बिंगो का अलग रहेगा, इसीलिए लिखा हुआ है कॉस्ट शीट फॉर द प्रोडक्ट।
किस प्रोडक्ट का बनाना है। फॉर द पीरियड फ्रॉम यहां से यहां, मान लो पूरा साल भर का बना रहे हैं तो 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 26, या मान लो अगर एक ही महीने का बनाना है तो 1 अप्रैल 25 टू 30 अप्रैल 25, यानी जो भी पीरियड का कॉस्टशीट बनाना है वो आ गया। और साल भर में कितना यूनिट बनाए वो इधर लिखे, साल भर में कितना यूनिट को बनाया गया। तो ये तो ऊपर नीचे का डिजाइन है, अंदर का मेन काम का बात स्टार्ट होता है। अब देखना हमारे कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या है, वर्ड को ढंग से देखना। हमारे कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तुम लोग शायद 11-12 के फाउंडेशन में पढ़ा होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई बताएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है डैश प्लस डैश माइनस डैश। एक मिनट, पहला ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे माइनस करेंगे, मेरे को क्या मिलने वाला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम के ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आने वाला है ओपनिंग रॉ मटेरियल, चलो ऐड करेंगे परचेज माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिंपल बात है यहां तक। इतने सारे लोग, तुम लोग आएगा लास्ट डे तक, डेली करेगा क्लास, डेली आखिरी क्लास तक, हाँ आखिरी क्लास तक डेली। हम तो आ जाएंगे, मेरा चिंता मत करो। एक बार हाथ उठाना, कितने लोग अभी से लेके लास्ट डे तक डेली आने का सोचे हैं। एक बार फोटो ले ले, एक बार एक मिनट, एक बार हाथ उठा के रखना, कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कुछ और है, हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। एक बार हाथ उठाना, कौन आने वाले डेली। हाँ, अब एक डिस्क्लेमर आना स्टार्ट हुआ, घर का शादी छोड़ के, बस अपना शादी हो तो मत छोड़ देना। चलो ठीक है, देखते हैं कितने आते हैं। चलो तो देखो हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आएगा ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, वर्ड है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल परचेज नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अब एग्जाम में ना जानबूझकर वो देगा रॉ मटेरियल परचेज और संग में दे देगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर ध्यान देना हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन में परचेज नहीं आता, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, रॉ मटेरियल परचेज क्यों नहीं आता, कंज्यूम क्यों आता है। एक मिनट, लॉजिक जानने में इंटरेस्ट है, हो ना हो जानना पड़ेगा। अब देखो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों आता है हम बताते हैं। अब इसके लिए तुम लोग को एक बार हम लेकर चलेंगे जो हम ब्यूटीफुल फैक्ट्री बनाए थे लास्ट डे। कैसा लग रहा है ये फैक्ट्री, लोग बोल रहे हैं बहुत सुंदर, ठीक। चलो पूरा फोकस हमारे फैक्ट्री में। तुम लोग मेरे को जरा बताना, सबसे पहला बात, मेरा जो रॉ मटेरियल स्टॉक है, जो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक है, तुम लोग के हिसाब से किस डिपार्टमेंट में पड़ा रहेगा, कहां पड़ा रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट में। तो एक काम करते हैं, मान लो जब साल का शुरुआत हुआ कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था, स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था, हमेशा स्टॉक कुछ पड़ा रहेगा। अब मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, शुरुआत के अंदर में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 5000 केजी टोबैको का, ठीक। अब मान लो साल भर में हम लोग ने और खरीदा देवांश से, देवांश कौन था, हाँ टोबैको भाई। मान लो हम लोग साल भर में देवांश से और खरीदे हैं 1 लाख, तो भाई 5000 पहले से था और खरीदे 1 लाख, 5000 था 1 लाख और खरीदे, जरा कुल मिलाकर बताओ कितना आ जाएगा, 1,05,000। अब ये क्या करता है, तुम लोग के हिसाब से जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है खाली इकट्ठा करेगा, ये किसी ना किसी को तो देगा, बताओ ये किसको देने वाला है। अब जब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगा ये देता जाएगा। अब मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और मान लो साल हो गया खत्म। और जब साल खत्म हुआ वो क्या देखा कि स्टोर्स में ना 10,000 पड़ा रह गया, 15,000 पड़ा रह गया। तो 5 शुरू में था, 1 लाख और आया, मिलाकर 1,05,000। साल के एंड में देखा भाई 15,000 मेरे पास ही रह गया, यानी क्लोजिंग में 15,000 पड़ा रह गया। तो तुम लोग मेरे को बताना है 1,05,000 था जिसमें 15 मेरे पास ही रह गया, 1,05,000 था जिसमें 15 मेरे पास ही रह गया। ये नहीं बताओ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिए, कैसे निकाला, 1,05,000 माइनस 15 कितना आया है, 90,000। ठीक है यहां तक। अब मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा है 90,000, यानी काम भी होगा 90,000 पर, और जितना चीज पर काम होगा वही तो बनकर बिकेगा। भाई अगर पहुंचा ही 90,000 है तो बनेगा 90,000 ही, और बनेगा 90,000 तो बिकेगा भी क्या, 90,000 ही। और ध्यान देना, कॉस्ट शीट को बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लास्ट में सेल निकालना है।
कॉस्ट शीट को बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट में सेल निकालना। तो भाई सेल तो वही करेंगे जो बनाएंगे, और बनाएंगे क्या? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिलेगा। तो तुम लोग जरा बताना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना मिला? 1,00,000 मिला या 90,000 मिला? तो भाई अगर बना है, मिला है 90,000, तो बनेगा भी 90,000, और जितना बनेगा उतना ही तो बेचेंगे। तो ध्यान देना, मुझे निकालना है बेचे कितना। तो बेचे कितना? जितना बनाए कितना, जितना उसको मिला। और क्या मिला? जितना खरीदे पूरा नहीं, जितना ये यूज किया खाली उतना मिला। तो यही कारण है हमारा कॉस्ट शीट का पहला लाइन आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन है यहां तक? बोलो ना। ठीक, तुम लोग बस खाली फटाफट अपने माइंड में याद करते चलना। सोचो इतना सा तो बेचारा कॉस्ट शीट है, इतना सा, और इतना सा बस आकर बताने के लिए अगर तुम लोगों को 500 दे रहा है तो इससे बड़ा दिल क्या होगा? और अगर मान लो कि मेरा मन को भा गया तो 1000, नहीं 500 बड़ा बात नहीं करना चाहिए, इतना लालच नहीं। चलो ठीक, ना ठीक है। चलो, तो मेरा पहला लाइन आने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब मेरा अगला आने वाला है कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन, जो कल भी हम बताया था। कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन क्या था? मेरा डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? तो ध्यान देना, जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आदमी लोग है, ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, इसके बिना सिगरेट नहीं बनेगा। तो ये ऐसे आदमी के वेजेस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन। अब मेरा अगला आने वाला है कॉस्ट शीट का तीसरा लाइन, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ना हम कल बताया था, ना हम आज बताएगा, ये हम बताएंगे कल ठीक 12:50 पे, एकदम 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल 12:50 निकलते। अब मेरा तीसरा आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका ना 2 नाम और होता है, बस लिख देना। एक और होता है चार्जेबल एक्सपेंस, और एक और नाम होता है ट्रेसेबल एक्सपेंस। ठीक, गिना चुना बेचारा 15 लाइन है, जिसमें 4 लाइन खत्म हो गया, खाली 15 लाइन का 500 रुपया। वाह वाह वाह, 1 मिनट लगेगा समझाने का, 1 मिनट में 500 रुपया। वाह वाह वाह, मन को भाग गया 1000। पता नहीं बार बार मुंह से 1000 क्यों निकल रहा है। चलो डन। यह हमारा पहला 3 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड आया डायरेक्ट वेजेस, तीसरा आया डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका 2 नाम और, चार्जेबल एक्सपेंस, ट्रेसेबल एक्सपेंस। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, इसके बिना सिगरेट नहीं बनेगा। जैसे तीनों को जोड़े मिलाकर क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ज्यादा प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या था? मेन, या फिर प्राइमरी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर मोस्ट एसेंशियल। बोलो पहला 4 लाइन डन। तुम लोग हम हेल्प भी करता, ठीक है। एक काम करना, सबका चेहरा ऊपर, 4 लाइन बताना। पहला लाइन मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सेकंड लाइन क्या आने वाला है? तीसरा लाइन क्या आने वाला है? भाई हमारा खुपचा है यहां पे, हर कोई अलाउड नहीं है। मेरा तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और था, चार्जेबल एक्सपेंस और ट्रेसेबल एक्सपेंस। तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा? तो पहला 4 लाइन डन। इतना तो हम श्योर है, पक्का याद रहेगा। अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद का कहानी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद आने वाला है, सर जो नैनो कार का टेस्ट कर रहे थे वो भी क्या डायरेक्ट वेजेस में आएगा? नहीं, बनाने वाला वर्कर का वेजेस डायरेक्ट वेजेस में आएगा। बन गया, उसके बाद अगर टेस्ट करने का खर्चा है वो इधर जाएगा। वो जानेंगे क्या है, उसके लिए थोड़ा थामो, वेट करो। अब इसके बाद हम बताया था, मेरा 3 तरह का खर्चा और होता है। एक जो फैक्ट्री में लगे, अगला जो हेड ऑफिस में लगे, और लास्ट वाला जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगे। तो तुम लोग कॉस्ट शीट में देखिएगा ना, एक नजर में आएगा फैक्ट्री का एक्सपेंस, पर वर्ड यूज किया है ओवरहेड। एक वर्ड देखेगा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक और है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम जो 3 नाम लिया था ना, वर्ड हम लास्ट डे यूज किया था एक्सपेंस, पर रियल लाइफ में वर्ड एक्सपेंस यूज नहीं करते। क्या वर्ड यूज करते हैं? ओवरहेड। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ओवरहेड का मतलब क्या? नहीं हम समझाएंगे। तुमको ऐसे कैसे पता? क्या? नहीं इसको बोलने दो। क्या बोली? ও আপনি বেঙ্গলি? আমার বাংলা খুব ভালো। আপনার নাম কি? হ্যাঁ, অঙ্কিতা। আমি রঞ্জন। चलो यहाँ पे देखते हैं।
अब देखो हमारा अगला वर्ड है ओवरहेड। देखो वैसे ऑनेस्टली मेरा बंगाली ग्रेट नहीं है, पर हमको 3-4 वर्ड अच्छा से आता है और हम धीरे धीरे ओवर द टाइम इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। तुम लोग को भी हम थोड़ा अपना वो दिखाएंगे बंगाली का, मेरा वो बंगाली में गाना। चलो अब देखो मेरा अगला वर्ड है ओवरहेड। अब मेरा एक बात सुनो, पता है हमारे कंपनी में जितना भी खर्चा लगता है ना, जितना भी खर्चा, वो सारा का सारा कॉस्ट होता है दो तरीका का। एक को कहते हैं जो खर्चा डायरेक्ट लगा, और अगला होता है डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट। अब मेरा जितना डायरेक्ट खर्चा है वो सारा का सारा प्राइम कॉस्ट के पहले चला गया, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, तीसरा लाइन डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सारा डायरेक्ट वाला खर्चा पहले जा चुका। अब इसके बाद बाकी जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है, सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चा को हम लोग कहते हैं ओवरहेड। ठीक, अब तुम लोग बोलेगा डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले तो ये बताइए, तब जानेंगे इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड होता है। सीधा सीधा बात है, जो हम लास्ट डे का एग्जांपल दिया था, हमारा सिगरेट फैक्ट्री था, सिगरेट को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल लगा था। पहला लगा था टोबैको, एक लगा था फिल्टर रॉड, एक लगा था सिगरेट पेपर। तो यह सिगरेट जो चीज से बना, फिनिश गुड्स को दिखते ही समझ में आएगा ना, डायरेक्टली समझ में आएगा ना क्या क्या चीज से बना है। चुप्स थे देख बे, जैसे ही समझ में आएगा देखकर ये क्या चीज से बना हुआ है। तुम सुनो, इधर से इधर से। वेरी लेट। आपका नाम क्या है? हाँ अजय। इतना लेट आने का रीजन? काम था। हम लोग ऐसे मजाक करते हैं। चलो हाँ, जो सिगरेट है, सिगरेट को बनाने के लिए लगा मेन 3 रॉ मटेरियल, एक लगा टोबैको, एक फिल्टर रॉड, एक सिगरेट पेपर। ठीक, तो देखो जैसे ही सिगरेट को देखा, देख के समझ में ना वो क्या क्या चीज से बना हुआ है, तो सारा डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल है। सिमिलरली ये हमारा माइक है। तुम लोग बताओ ये माइक क्या क्या चीज से बना होगा? ऊपर में प्लास्टिक है, और बताओ क्या? अंदर में बैटरी है और वायर है, और बताओ एलईडी है, और बताओ माइक्रोफोन है, और बताओ मदरबोर्ड। ये सब होता है क्या? ये बोले जा रहा, हम भी बोले जा रहा है। मतलब एक बार खोल के दिखाए क्या? ठीक है, हम बाद में एक बार घर में ट्राई करेगा। यानी जो जो चीज से बना हुआ है, जो जो चीज से बना हुआ है, वो सारा डायरेक्ट मटेरियल है। सिमिलरली जो हमारा कैमरा है, ये जो हमारा कैमरा है, कैमरा क्या चीज से बना है? एक प्लास्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट लेंस है, और अंदर में कुछ वायर होगा। तो बताइए जो जो चीज से बना है डायरेक्ट मटेरियल। यानी शॉर्ट, कोई भी फिनिश गुड्स को बनाने में जो जो चीज लगा है, एफजी में डायरेक्टली लगा है, वो सारा डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कि हमारे सिगरेट फैक्ट्री में खाली 3 मटेरियल होता है। क्या लगता है हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में खाली 3 मटेरियल रहेगा? एक टोबैको, एक फिल्टर और एक सिगरेट पेपर? नहीं, इसके अलावा बाकी बहुत मटेरियल रहेगा। देखो प्लीज, ये क्या नाम है इसका? आपका नाम? लेट आने का रीजन? अब हमको पता है लेट हो गया, रीजन उठने में लेट हमारा। तो देखना, हमारे सिगरेट फैक्ट्री में खाली 3 रॉ मटेरियल थोड़ी रहेगा। ये जो 3 रहेगा वो तो रहेगा, इसके अलावा बाकी बहुत मटेरियल रहता है। तुम लोग बोलेगा जैसे कि एग्जांपल दीजिए क्या? और मान लो हमारे फैक्ट्री में कभी लाइट चले जाए, और मान लो हमारे फैक्ट्री में लाइट चले जाए, तो क्या लगता है वो लाइट आने का इंतजार करेगा? बताओ उसके पास क्या होना चाहिए? क्या रहता है? डीजी सेट। डीजी सेट का फुल फॉर्म होता है डीजल जनरेटर सेट। वो छोटा छोटा जनरेटर से नहीं चलेगा, पूरा एक बहुत बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया का डीजी सेट रहता है कि फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन को चलाना है। अब नाम खुद बता रहा है, नाम है डीजल जनरेटर सेट। वो क्या चीज से चलने वाला है? डीजल। तो भैया अगर उसको डीजल लगेगा, वो कहां जाएगा? बाजार में नहीं जाएगा। फैक्ट्री में किसी को कोई भी मटेरियल चाहिए, हमेशा मांगेगा स्टोर्स वाले से। यानी स्टोर्स के अंदर में टोबैको, फिल्टर और सिगरेट पेपर जो था वो तो था, डीजल भी है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या डीजल सिगरेट में जाता है? सोचो अगर मान लो डीजल सिगरेट में डाल दे, आदमी लगाए आग, सिगरेट जले न जले पहले खुद जलेगा। तो ऑब्वियस बात है मटेरियल तो है, पर क्वेश्चन उठता है कि सिगरेट में डायरेक्टली गया? नहीं, डायरेक्टली नहीं गया, मतलब ये इनडायरेक्ट है। सिगरेट को बनाने में हेल्प किया, तो अगर ये इनडायरेक्ट खर्चा है, कहां जाएगा? ओवरहेड। ठीक, एक और एग्जांपल। अब मेरा एक और चीज होता है डायरेक्ट वेजेस।
हमारे फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सुनो ना, कोई आए तो प्लीज बिठा बुला लिया करो ना, किसी जगह तो बुलाओ ना, यहां पे इधर में फर्स्ट बेंच, कोई भी है प्लीज तुम लोग इशारा कर दिया करो, आओ। ये सेम हमारे हुआ था ना, जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे सुदर्शन सर से, तो ऐसे ही भरा हुआ था, तो सर बोले कि भाई कोई आए तो बुला लिया करो, तो बोले हाँ ठीक है बुला लेंगे। गेट खुला, एक लड़की है, सारा लड़का करो आओ आओ। तो ध्यान रखना किसको किसको बुलाना है, वो माइंड में क्लैरिटी चाहिए, ठीक। मेरा अगला एग्जांपल डायरेक्ट वेजेस वाला। अब देखो हमारे फैक्ट्री में कितने सारे डिपार्टमेंट, यहां पे भी आदमी लोग है, यहां पर भी है, यहां पर रंजन है, यहां पर एचआर है, इतने सारे आदमी लोग हैं, और इधर भी बहुत सारे वर्कर है। पर पता है 5 डिपार्टमेंट में एक ही ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका वेजेस डायरेक्ट नेचर का था। कौन से डिपार्टमेंट का था? यानी वो डायरेक्टली सिगरेट बना रहा है। और क्वेश्चन उठता है क्या बाकी हम लोग डायरेक्टली सिगरेट बनाते हैं? हम लोग को आता ही नहीं है, हम लोग उसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। स्टोर्स वाला उसको हेल्प करता है मटेरियल देने में, इंजीनियर हेल्प करता है मशीन खराब उसको ठीक करने में, फाइनेंस वाला हेल्प करता है अगर बाई चांस उसके अंदर में अकाउंटिंग जो भी करना है वो हम लोग कर देंगे, और एचआर अगर आदमी का कमी हुआ वो हायर कर देगी। पर हम लोग में कोई किसी को डायरेक्टली सिगरेट बनाना थोड़ी आता है। तो क्वेश्चन उठता है क्या इनको पैसा नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। पर तुम लोग बताना इनको जो पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट नेचर का रहेगा या इनडायरेक्ट? और अगर इनडायरेक्ट है मतलब वो कहां जाएगा? ओवरहेड में। यानी सीधा सीधा बात है, जो फिनिश गुड्स को बनाने में डायरेक्ट खर्चा लगे वो डायरेक्ट मटेरियल है, बाकी सब इनडायरेक्ट। जो वर्कर बना रहे वो डायरेक्ट वेजेस, बाकी सब इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंस तो अभी तक डिस्कस ही नहीं किए। यानी जितना भी मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, अगर बड़े हो तुम लोग और कोई पूछे बताओ इनडायरेक्ट खर्चा मतलब क्या? ओवरहेड, या उल्टा बोले ओवरहेड का मतलब क्या? इनडायरेक्ट खर्चा। बोलो आया समझ में? एक क्वेश्चन पूछे, आरम बोले इनडायरेक्ट खर्चा लगता है फैक्ट्री में, कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड। आरम बोले इनडायरेक्ट खर्चा लगता है हेड ऑफिस के अंदर में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आरम बोले इनडायरेक्ट खर्चा लगता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जीवन में कभी भी वर्ड एक्सपेंस मत बोलना, हमेशा बोलना ओवरहेड। डन है यहां तक? अरे बोलो ना, ठीक। तो देखो मेरा प्राइम कॉस्ट आया, उसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। इसका 3 नाम और, आइदर वर्ड यूज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्ड यूज करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। कारण क्या? फैक्ट्री में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या एक्चुअल में वर्क हो रहा है, इसीलिए सबका नाम सेम है, आइदर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में क्या हुआ? प्रोडक्शन, इसीलिए प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन का एक और नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। बोलो क्लियर है यहां तक? 1 2 3 4 5 लाइन तक डन। मेरे को लगता है तुम लोगों को याद हो जाएगा अभी, देखते हैं। तो पहला आया प्राइम कॉस्ट, उसके बाद ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के अंदर में होता क्या है? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स। तो ये चारों में से कोई भी एक वर्ड यूज करना ओवरहेड। और जैसे मेरा डायरेक्ट खर्चा आया, संग में इनडायरेक्ट वाले को भी जोड़ दिए, मेरे को मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। आइदर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलेंगे या फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस का मतलब क्या? ग्रॉस का मतलब क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं। ग्रॉस का मतलब ओवरऑल या टोटल। यानी कुल मिला के हमारे फैक्ट्री में खर्चा क्या लगा? डायरेक्ट वाला भी लग गया, इनडायरेक्ट वाला भी लग गया। तो नाम क्या है? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक। 6 लाइन पढ़े, सबका चेहरा ऊपर। 6 लाइन। पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जैसे ऐड करेंगे क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। क्लियर है? अब इसके बाद होने वाला है 2 एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। अगला करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माने WIP। कोई मेरे को बताएगा WIP का मतलब क्या? अरे मतलब पूछे, मतलब फुल फॉर्म नहीं, WIP का मतलब ऐसे एक जन इंटरमीडिएट है जो फिनिश नहीं हो रहा। तुम लोग जिस स्टेज में चल रहा है इंटरमीडिएट फिनिश नहीं हुआ है। मेरा WIP क्या? जिसमें काम स्टार्ट हुआ पर
खत्म नहीं हुआ। जब मतलब पूछे ना, मतलब बताना, फुल फॉर्म नहीं। ठीक, अब इसे ठीक 1 घंटे बाद एक और चीज का मतलब पूछेंगे, पूरा क्लास बताएगा फुल फॉर्म। तो बोलेगा ज्योतिष है क्या? टेस्ट कर लेना। चलो, सबसे पहला बात, मेरा ओपनिंग WIP लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP क्यों होने वाला है? अब मेरा अगला लॉजिक सुनो, देखो। कटिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा 90,000, कटिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा 90,000, तो आइडियलिस्टिकली बनना भी चाहिए 90,000। पर अंदाज ने बताया हर एक फैक्ट्री सुबह से शाम 365 दिन 24 घंटा काम करता है। पहला 8 घंटा तुम लोग आए, फिर आप आए, फिर तुम लोग आया, तुम आप तुम इस तरीका से आते गए। ठीक, अब मान लो इसी बीच में साल होता है खत्म, आता है 31 मार्च। जैसे 31 मार्च होगा, जैसे 31 मार्च होगा, पता है फैक्ट्री में आने वाला है रात को ठीक 12 बजे रंजन। 31 मार्च रात को 12 बजे, बताओ 31 मार्च रात को 12 बजे हम जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचेगा, हम सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में जाएगा? भाई HR में जाके हम क्या करेगा? ऐसे नहीं, मैं ससुराल वाला है, नहीं मजाक करेगा। तुम लोग सबसे पहले बोलेगा आप कौन? हम रंजन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका हमेशा रैंक आया, जिसका हमेशा रैंक है, और आज के दिन मान लो अज्यूम करो हम कौन है? ऑडिटर। तुमने ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर कौन होता है? जो जाता है फैक्ट्री में और जाकर देखता है सब कुछ सही चल रहा है ना। बस फिलहाल इतने जानो, बाद में पूरे एक सब्जेक्ट का 100 नंबर पढ़ते जाना। अब रात को 12 बजे तुम बोलेगा रात को 12 बजे ही क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या चेक होने वाला है? रात को 12 बजे क्यों जा रहे हैं? पता है 31 मार्च रात को 12 बजे ईयर एंड होता है। अब जैसे ईयर एंड हुआ, सबसे पहले रंजन दौड़ के जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट में और जाकर देखेगा वहां पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। बताओ रंजन को वहां पे किस तरह का स्टॉक नजर आएगा? नहीं, क्लोजिंग तो नजर में आएगा, नाम बताओ कैसा स्टॉक? फिनिश गुड्स नजर आएगा, WIP आएगा या रॉ मटेरियल आएगा? कौन सा स्टॉक नजर आएगा? रॉ मटेरियल। हम पहुंचेंगे स्टोर डिपार्टमेंट में, मान लो लवली स्टोर डिपार्टमेंट का हेड है, हम बोले लवली जरा बता कितना कितना एक्चुअली इसका घर का नाम लवली है, भूल से इसको लवली बोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, कोई छड़ेगा नहीं इसको लवली बोल के, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बोलेगा बता दो कितना रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है, बताएगा, और हम जाकर गिनेंगे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्ट यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है जो बैलेंस शीट में जाएगा। इसीलिए ऑडिटर को जाके गिनना पड़ा कि सही से बता रहा है या नहीं। अब इसके बाद हम तुरंत दौड़कर जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वेयरहाउस में। कोई मेरे को देगा, मेरे को वेयरहाउस में किस तरह का स्टॉक मिलेगा? अब जाकर गिनेंगे वहां पे फिनिश गुड्स कितना पड़ा हुआ है। अब उसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब उसके बाद जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सबसे पहले कटिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन है? आपका नाम नमन। आप बोलेगा नमन एक बात बता, इस मशीन में क्या चल रहा है? ये कटिंग डिपार्टमेंट का मशीन। ये बोलेगा बल्क टोबैको गया था, उसमें कटिंग चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा था, इस बीच में आप आ गए। हम बोला वो सब मुझे नहीं पता, एक काम करो, मेरे को देखना है इस कटिंग डिपार्टमेंट में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है जिसमें काम चल रहा था। अब ये मशीन को खोला, हम लोग देखें कि ओहो इतना सारा पड़ा हुआ है, और बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1000 केजी इसमें पड़ा हुआ है जिसमें काम चल रहा था, पर बीच में रंजन आ गया। फिर हम तुरंत जाएगा मॉइस्चर फेवर के अंदर में, मान लो उसके हेड है ये अरिहंत। हाँ ठीक है, अरिहंत। हम बोलेगा अरिहंत जरा मशीन को खोल के दिखाओ कितना इसके अंदर में पड़ा हुआ है टोबैको जिसमें मॉइस्चर फेवर ऐड कर रहा है। ये मशीन को खोल के दिखाया, हम देखा 2000 केजी पड़ा रह गया जिसमें काम चल रहा था, और रंजन आ गया। फिर अगले में हम गए पैकिंग में, उसके हेड है ये, मान लो हम यहां पे पूछा कितना पड़ा हुआ है, बोला 2000। ठीक, हम चाहेंगे बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, आंसर दे दिया, दिल उसका, दिल उसका। बोला दिल नहीं 500 दीजिए। अब तुम लोग मेरे को तो 9000 केजी, सॉरी 90,000 केजी साल भर में पहुंच तो गया, पर साल के एंड में देखे 1000 यहीं रह गया, 2000 यहीं रह गया, 2000 यहीं रह गया। तो क्या कोई मेरे को बताएगा इवेंचुअली तुम लोग के हिसाब से साल भर में यहां से 90,000 निकल पाया? पहुंच तो गया था 90, पर क्वेश्चन उठता क्या 90,000 निकल पाया? तुम लोग बताओ 90,000 में कितना टोटल में पड़ा रह गया? कैसे पड़ा रह गया? 1000 2000 2000 मिला के 5,
तो ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा 90, पर 5 यहीं पर रह गया। यानी कोई बताएगा फिनिश गुड बन के कितना निकला होगा? और तुम लोग एक बात बताओ, हम लोग बेचेंगे क्या? जितना यहां पहुंचा या जितना बन के निकला? तो भैया जितना बन के निकला वही तो बेचेंगे। तो 90,000 हम लोग पहला लाइन में लिख दिए, रॉ मटेरियल भेज दिए 90,000, खर्चा लिख दिए 90 का, पर पता चला 5,000 तो यही रह गया। और अगर यही रह गया तो इस साल तो नहीं बिका, सिंस इस साल नहीं बिका तो मेरे को माइनस करना पड़ा। तुम लोग भी तो वही किया, 90,000 था, 5,000 माइनस किया। वो तो ये 5,000 किस तरह का स्टॉक था? क्लोजिंग क्या था? क्लोजिंग रॉ मटेरियल था, एफजी था, डब्ल्यूआईपी था? डब्ल्यूआईपी। तो यही कारण है हम लोग माइनस करते थे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब तुम लोग ऐड क्यों करते हैं ओपनिंग? तुम लोग जरा बताना, जो 5,000 क्लोजिंग में पड़ा रह गया था, अगले साल सबसे पहले ये बनेगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। पता है ना, पहला साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। हाँ, अब जब ये ओपनिंग बनेगा सबसे पहले इसे ही कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करके सबसे पहले बेचेंगे। तो ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह जाता है तो माइनस कर दिए, ओपनिंग स्टॉक को कंप्लीट करके बेचते हैं इसीलिए उसको ऐड करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले मेरा आया था ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, इसके बाद किए 2 एडजस्टमेंट, ऐड किए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कि जो ओपनिंग में था उसको पहले कंप्लीट करके बेच, माइनस कर दिए क्लोजिंग। कारण क्या? आया तो था पर इस साल कंप्लीट नहीं हुआ, तुम बेचा नहीं बेचा तो हम माइनस कर दिए। अब जैसी एडजस्टमेंट करेंगे मेरे को मिलेगा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। बोलो आया समझ में? यहां तक ठीक? अब बस गिन के बीच में 3-4 लाइन है और बाकी झमेला नहीं है। हाँ, बहुत कुछ आगे पड़ा हुआ रह जाएगा। चलो डन। 1 सेकेंड, आधा कॉस्ट अभी तक कोई मेरे को बता सकता है? बता सकता है? चलो ठीक है, बताओ। मेरा सबसे पहले फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, 3 नाम और, प्रोडक्शन, वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग, ऐड करते ही मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। बोलो क्लियर है? बोलो ना, पक्का क्लियर? अब इसके बाद मेरा 3-4 नया खर्चा आता है जो हम लोग कल हम नहीं बताया था, अभी जानना। पहला आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नाम है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। हम एक वीडियो दिखाया था कल, नहीं क्वालिटी कंट्रोल वाला एक ही था। याद है टाटा नैनो के अंदर में लास्ट में जब कमेंट्री कर रहा था तो बताया देखो ये खर्चा किया जा रहा है क्वालिटी को चेक करने के लिए, देखो ये खर्चा किया जा रहा है क्वालिटी को चेक करने के लिए। कुछ याद आ रहा है? तो क्या क्या खर्चा हो रहा था कल? एक तो ब्रेक टेस्ट हो रहा था, अगला शावर टेस्ट हो रहा था और अगला रोड टेस्ट हो रहा था। अब ये सारा जो खर्चा किया जा रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? क्वालिटी को चेक करना। यानी जो भी खर्चा लगता है एक चीज के क्वालिटी को चेक करने के लिए, वो सारा कहां जाने वाला है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। एक जमाने में क्वालिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर भैया आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं पे कुछ लोचा होता है लोग जम के बैठ के लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हर एक कंपनी पूरा ट्राई करता है अपना बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी को मेंटेन करने का, और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो एक खर्चा कहां जाता है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। ठीक, तो फैक्ट्री के अंदर में जो बनाए वो खर्चा आया। अब इसके बाद जब बन गया क्वालिटी को चेक करो ठीक है या नहीं, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आया। अब मेरा एक खर्चा होता है R&D एक्सपेंस। कोई बताओ तो इसका मतलब क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कोई अगर नया तरह का प्रोडक्ट बनाना, इनोवेट करना है तो पहले रिसर्च करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। और हम एक बात बताते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो होते पूरा का पूरा संसार देखा था 2020 में। बताओ उस समय क्या चीज में रिसर्च चल रहा था? 2020 फेमस था कोविड के लिए, और याद करो आई थिंक मार्च में आया था ना। तो पता नहीं कब गया था वो, चाइना कब ले आया था, पता चला हम लोग को मार्च में। 2019 से एंड में आ गया था, और मार्च 2020 में कोविड वो लॉकडाउन फॉकडाउन शुरू हुआ। पर याद होगा दिसंबर 2020 तक में इंडिया के अंदर में 2 वैक्सीन आया, एक था कोविशील्ड और एक और था कोवैक्सीन। अब ये तो तब आया ना जब पहले उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है ना। अब जो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया उसमें बहुत खर्चा लगा। अब सोचो अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या ये वैक्सीन होता? यानी वैक्सीन को जब बनाकर बेच रहे हैं
तो बनाने का जो खर्चा लगा वो तो लगा, पर ये तो तब बन पाया ना जब पहले रिसर्च किया गया था। तो मेरा रिसर्च करने में जितना भी खर्चा लगता है, और मान लो हम लोग अज्यूम करें ये रिसर्च 3 साल काम आएगा, तो मेरा जितना भी खर्चा लगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 साल में अमर्टाइज करते हैं। अमर्टाइज जैसे डेप्रिसिएशन टैंजिबल में होता है, अमर्टाइजेशन इंटैंजिबल में होता है। तो जो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया उसको 3 साल में धीरे धीरे हम लोग राइट ऑफ किए या अमर्टाइज किए। वैक्सीन को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा, डायरेक्ट मटेरियल, जो आदमी बना रहा है डायरेक्ट वेजेस, कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड। पर भाई वैक्सीन तब बनाना जब पहले रिसर्च किया गया, तो जो रिसर्च करने का खर्चा है वो मेरा आता है इधर। अब तुम लोग क्वालिटी कंट्रोल टाटा नैनो में तो कल देखे, क्या सिगरेट में भी होता है? होता है, एकदम होता है। शायद कुछ लोग का देखा है, वो लोग अपने तक रखना। बात तो सही बोला, क्वालिटी को चेक करने के लिए जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो जलाया नहीं जाता। जनरली क्या होता है, हम लास्ट डे बताया था, मॉइस्चर फ्लेवर मशीन के अंदर में ऐड किया जाता है। 21% मॉइस्चर किया जाता है, हम बताया था। और 21% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, कि अगर कुछ भी हुआ तो बेकार है। तो बस इसके क्वालिटी को चेक करना पड़ता है। तो हम लोग जब आईटीसी ज्वाइन किए थे, 8 लोग, हम लोग का इंडक्शन होता है पूरे इंडिया में, हर फैक्ट्री में ले चला जाके दिखाता है कि देखो ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, सारा ट्रेनिंग होता है। हमारा सिगरेट का ट्रेनिंग दिया गया था बैंगलोर फैक्ट्री में, जहां मेरा बाद में जॉब किया। तो 8 लोग हम लोग को समझाया जा रहा है, देखो कटिंग मशीन, हम बोले वाह। अगला मॉइस्चर फ्लेवर मशीन, बोले यहां पे 21% मॉइस्चर ऐड किया जाता है। अब देखिए जैसे ही मॉइस्चर फ्लेवर मशीन से टोबैको निकला, तो एक आदमी टच किया और टच करके बताया इसमें 21.4% मॉइस्चर है। हमको आश्चर्य, हम बोला भाई ये कैसे कर दिया? हम बोला रुको देखते हैं। और अगला लॉट आया, बोला इसमें 20.6% है। तो ऐसे जो हमारा ट्रेनिंग दे रहा था, हम पूछा सर ये कौन है, ये टची मैन कौन है, टच करके बता रहा है मॉइस्चर? बोला ऐसे आदमी लोग को हम लोग बोलते हैं मैन विद गोल्डन सेंस। ये लोग टच करके बताते हैं इसमें मॉइस्चर कितना है। हम बोला सही होता है? बोला हाँ सही होता है। हम बोला हो ही नहीं सकता सही। हाँ, अपने बाकी फ्रेंड लोग बोला फेंकता होगा, कौन सा पता है इसको। और प्रॉब्लम हुआ जब हम बोला ना फेंकता होगा कौन सा पता है, वो थोड़ा जोर से निकल गया। और बैंगलोर के अंदर में टिपिकल साउथ इंडियन आदमी, उसको ये बात सुनाई दिया, बोला तुम क्या बोली, हम फेंकती? हम बोला नहीं सर आप नहीं फेंकती, आप बहुत अच्छा करती। बोला तुम बोली हम फेंकती। हम बोला नहीं सर आप टच की, थोड़ी फेंक गई। हम बोला वो फेंकती। बोला नहीं मैं सब समझती। हम बोला सर आप गलत समझती। अभी तक तो उसको बुरा लग रहा था फेंकने का, उसको बुरा लग रहा है, उसका टोन का मजाक उड़ा रहा है। बोला नहीं मैं समझी तुम फेंकी। हम बोला सर आप गलत समझिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोली। अब थोड़ा बात हुआ, फिर वो फ्रस्ट्रेट कर दिया। हम बोला हाँ फेंकी। बोले ठीक है नेक्स्ट डॉट में तुम टच करके बताएगी कितना आएगी। हम बोला हम बताएगी। अब आया, बोला बताओ कितना है। बोला थोड़ा गीला गीला है, अब हमको क्या पता कितना है। फिर वो टच किया, बोला 21.4%। हम बोला हम कैसे माने। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक लैब था, उसमें एक मशीन था, मशीन में वो सैंपल ले जाया, रखा, मशीन को भी 1 मिनट लगा, एग्जैक्ट आया 21.4%। हाँ बोला वाह वाह, जो अब तुक्का बोले सही हो गया, वाह वाह वाह, तुक्का जो बोले सही हो गया। अब उनको और गुस्सा आया। अब बोले अगला लॉट में दिखाएगी। वापस टच किए, बताए, ले जाकर दिखाए। ऐसा 3-4 राउंड किए, हर बार सही। हमको आश्चर्य, बोले ऐसे हुआ कैसे। अब वो तो चलो ट्रेनिंग हुआ खत्म। 3-4 महीना बाद मेरा उसी जगह पोस्टिंग हुआ, बताया ना बैंगलोर फैक्ट्री में भेजा। अब जब बैंगलोर फैक्ट्री में पहुंचे तो हमको सबसे पहले जानना था टची मैन का क्वालिफिकेशन क्या है, ये कहां पढ़ाया जाता है, टच कर करके बताओ। तो हम एचआर को बोला एचआर सुनना। बोला बोल क्या, सुनिए ना, थोड़े मिनट सुनिए ना। हाँ ना सुनो ना, वो जो हमारा जो मैन विद गोल्डन सेंस है तुम लोग का, एक बार जरा उसका फाइल लेकर आओ ना, हमको देखना उसका क्वालिफिकेशन क्या। उनका क्वालिफिकेशन था BA। आगे हम देखिए उनका सैलरी क्या। उनका सैलरी था ₹24,000,000, 24 लाख। यह बात चल रहा है आज से 17 साल पहले का। उस समय हम CA रैंक होल्डर 3 लेवल, CS रैंक होल्डर 3 लेवल, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा सैलरी था 10,61,200। हम बोला भाई CA 10 लाख, BA 24 लाख। हमको आया गुस्सा, अपने बॉस के पास गया, बोला सर बैठिए।
हमारा सर एक आइडिया लेकर आए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। बोले वाह रंजन, पहला दिन आते ही कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो। बोला बताइए क्या, बताओ क्या आइडिया है। हमारा सर वो टची मैन को हटा दो। बोले ये कैसा आइडिया है। हम बोला सर वो टची मैन को हटाइए, फालतू का 24 लाख रुपए हमारा जा रहा है। बोले कौन टच करके बताएगा तुम। हम बोला नहीं सर, बुद्धि लगाइए। उस लैब के अंदर में जो मशीन पड़ा हुआ है, एक काम करते हैं ना, जैसी टोबैको निकलेगा मशीन वहां रख देते हैं, ऊपर से सैंपल निकलता जाएगा, वहां पे रीडिंग आता जाएगा। अब किसी गवार को भी बिठा देंगे ना, वो देख के तो पता ही नहीं 21% है या नहीं। बोले अच्छा ये कौन सोचा। हम बोला हाँ। बोले हम सुना तुम्हारा रैंक आया है सीए सीएस में। हम बोला सर एकदम तीनों लेवल, हर जगह रैंक। बोले लगता नहीं है। हम बोला सर जवान संभाल के, रैंक पे क्वेश्चन नहीं। हम बोला आपको ऐसा क्यों लगा। बोले देख जो तेरा आइडिया है उसके अंदर में पहला 3-4 बार जो रीडिंग आएगा वो सही आएगा, पर बार बार टोबैको निकलता जाएगा तो हर टोबैको थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर उसमें छोड़ता जाएगा, और अगर मॉइस्चर वहां पड़ा रहेगा तो अगले आधा 1 घंटे के बाद तो सारा रीडिंग गलत हो जाएगा, पर हमारा मैन विद गोल्डन सेंस का नहीं होगा। हम बोले यानी सर उसको नहीं निकालेंगे। बोला नहीं, तुमको निकलना तुम निकल सकते हैं। हाँ बोला इट्स ओके सॉरी। तो पता है ऐसा मैन विद गोल्डन सेंस को जो सैलरी दिया जाता है वो सिगरेट बना थोड़ी रहा है, वो खाली क्वालिटी को चेक कर रहा है। तो अगर खाली क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, इसका कॉस्ट कहां जाने वाला है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। बोलो आया समझ में। ठीक क्या हुआ। हाँ बोलो। नहीं। अब देखो अगर बाई चांस कोई नया चीज इनोवेट किया जाए जो आज तक नहीं था, तभी खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, और वो भी तब तक आएगा जब तक ऐसे इनोवेटिव चीज को हम लोग यूज कर पाए। अब जो मान लो ये बने हुए 100 साल हो गया, 100 साल से फूकने वाला फूकता ही जाएगा, तो उसके लिए कुछ इनोवेट कर रहे हैं तो अलग बात, अदरवाइज हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी नहीं आएगा। नहीं, जो मार्केट रिसर्च हो रहा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, गुड्स को बनाने के पहले जो रिसर्च किया गया किस तरीके से बनेगा वो आएगा खाली। ठीक। एक मिनट बोलो, तुम लोगों को यहां तक समझ में आया। बोलो ना। वैसे एक और जन तुम बोलो ना फूकने वाला, वैसे भी लोग रहते हैं, उनका सैलरी 48 लाख है। एक मशीन से सिगरेट निकलता है, 5 अलग अलग रूम है, उन लोग को दिया जाता है और बोलता है फूको और बताओ ये कौन सा ब्रांड होगा, कौन सा मशीन से निकला होगा, कौन सा टोबैको लगा होगा। 5 का अलग अलग वो लोग भरता है फॉर्म, फिर 5 को मैच किया जाता है और वो सही है यानी क्वालिटी सही है। ऐसे आदमी का सैलरी उस समय 48 लाख था, पर भैया क्या फायदा ऐसा सैलरी का। ये तो वही हो ना, कैंसर ले तेरे को रुपया दे रहे हैं। अब ये सब सुन के ना करियर पास मत बदल देना। वाह 48 लाख रुपया चलते हैं ना। चलो सेमी फिनिश गुड्स टोटल, यस सर, ओके सर, मैं जा रहा हूं वो फूकने, आराम से। चलो ठीक। तो देखो मेरा पहला आया नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद नया खर्चा आया क्वालिटी कंट्रोल, अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मेरा एक आता है एडमिन ओवरहेड, यहां पर आया रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और देखिएगा ना एक एडमिन ओवरहेड नीचे आता है रिलेटिंग टू मार्केटिंग, या फिर इसका एक और नाम है जनरल। तो मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बताओ कहां का खर्चा था, मतलब इधर का था या इधर का था या इधर का था, ये वाला या ये वाला। अरे कौन सा वाला, वो वाला। अरे मतलब ये सिगरेट फैक्ट्री का था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का था या हेड ऑफिस का था। अब देखो मेरा जो हेड ऑफिस का खर्चा लगता है, उस हेड ऑफिस के खर्चा को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। कैसे बढ़ता है ये हम बताएगा बाद में, अभी हम बस खाली फॉर्मेट बता रहे हैं। हर एक लाइन आइटम को हम लोग कल डिटेल में जानेंगे कि कर करके। जितना मेरा हेड ऑफिस है, कभी अगर हेड ऑफिस जाओगे ना, वहां पे एक अक्षर का काम नहीं होता, वहां पे होता है बतौलाबाजी। कौन सा बाजी, बतौलाबाजी। वहां पे खाली गपशप होता है, काम बड़ा कम होता है। बड़े बड़े लोग आते हैं फटाफट बोर्ड मीटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेके निकल जाते हैं। सोचो हमारी वो नहीं, अरे वो सेक्रेटरी नहीं, अरे वो जो आईपीएल में घूमती है, नीता अंबानी। हाँ घूमती नहीं, मतलब मुंबई इंडियंस में जाके प्रे करती है। आप सोचो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उसका ढोलू बेटा कौन है वो, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो बड़े लोग हैं भैया, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी, ये लोग बहुत सारा जगह डायरेक्टर है। क्या लगता है ये लोग जाकर काम करता है, जितना ये सब इधर उधर का तामझाम है वो लोग सारा करता है, पर वो लोग भाई अपना वैल्यूएबल टाइम आकर उस जगह डिवोट करता है जहां वो लोग डिसीजन देके निकल जाता है।
यानी हेड ऑफिस के अंदर में मात्र डिसीजन लिया जाता है। अब डिसीजन दो ही तरीका का होता है, एक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए कम खर्चा करके, अगला डिसीजन कैसे मार्केटिंग किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेच पाए। यानी इवेंचुअली हेड ऑफिस का स्थापना इसलिए हुआ है ताकि वो आराम से फैक्ट्री या मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन ले पाए। यानी जितना भी हेड ऑफिस में खर्चा लगा वो इधर प्रोडक्शन रिलेटेड लग रहा है या मार्केटिंग रिलेटेड, तो मेरा जितना भी एडमिन ओवरहेड का खर्चा है उसे दो पार्ट में बांटते हैं। ये बढ़ता कैसे, इसका रेशियो क्या है वो हम लोग जानेंगे बाद में, पर ये दो पार्ट में बढ़ता है, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड और कुछ रहता है मार्केटिंग रिलेटेड। तो जो मेरा प्रोडक्शन रिलेटेड है वो चला जाता है ऊपर, क्योंकि प्रोडक्शन का काम सब ऊपर हो रहा है, और जो मेरा मार्केटिंग रिलेटेड है वो चला जाता है नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ। तो देखना, मेरा सबसे पहले नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया, उसके बाद आया तीन नया खर्चा। पहला आया क्वालिटी कंट्रोल, एक सेकंड, क्वालिटी कंट्रोल के बाद अगला उसके बाद आया अगला एडमिन ओवरहेड, कौन सा, नेचर, और एक और नेचर होता है मार्केटिंग या जनरल, वो कहां चला जाता है, नीचे। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद माइनस करते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप बाय प्रोडक्ट। बहुत सारा नाम है, फिलहाल तुम लोग नाम याद रखो खाली, स्क्रैप। कभी भी अगर कोई फैक्ट्री के अंदर में जाएगा, जब कोई गुड्स बनता है ना, हमेशा गुड्स बनने के दौरान थोड़ा थोड़ा कचरा जरूर जनरेट करेगा। कुछ लोग बोले थे ना कल हाथ उठा के हम लोग फैक्ट्री गए हुए, कहां गए वो लोग सब, कचरा देख के आई थी? हाँ, आपने बंगाली, आपका नाम की, हाँ क्या ये नाम है? भाई साहब, ये तुम्हारा नाम है? MOU? घर में कैसे बुलाते हैं? रंजन नाम कितना अच्छा है। पहले हमको लगता था मेरा नाम कितना वियर्ड है। चलो था, अच्छा आप कचरा देख के आए थे? हाँ 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 हाँ, समझ में आया? हमको भी नहीं। एक्चुअली बंगाली मेरा थोड़ा वीक है, इसीलिए ये शायद बोलना चाह रही थी कि जब बाहर में काम होता है, बाहर का कचरा घर में आ जाता है। हाँ हाँ, अच्छा वैसे, हाँ इजी लैंग्वेज में समझाओ हमको। हाँ अब देखो, सही बोली। सोचो ना, हमारे भी जब यहां पर बेंचेस बना था, तो यार जब बेंच बना तो क्या लगता है, खाली बेंच बन गया, कचरा नहीं आया, दुनिया भर का कचरा जनरेट हुआ। सिमिलरली हमारे हर एक फैक्ट्री के अंदर में जब भी कोई फिनिश गुड्स बनेगा, जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होता है, कचरा तो आएगा ही आएगा। और जो कचरा आएगा, कभी कंपनी उसको इकट्ठा नहीं करेगा, नहीं देखिएगा साल के एंड में, अरे वाह मैंने इतना कचरा बनाया। जैसे ही कचरा आता है वो कचरे वाले को बेचेगा, कचरे वाले को बेचते ही पैसा मिल जाएगा। और तुम लोग बताओ, कचरे वाले को बेच के जो पैसा मिलेगा, इससे खर्चा बढ़ेगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा? यानी जो मेरा खर्चा लग रहा था वो तो लग ही रहा था, पर इस बीच में कचरे को बेच के जो पैसा मिला सेल और स्क्रैप, उससे कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत पैसा मिल जाएगा, कचरे को बेच के क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, पर जितना भी मिला कॉस्ट थोड़ा कम हुआ ना, तो हम लोग यहां पर माइनस करते हैं। फिलहाल के लिए खाली सेल और स्क्रैप याद रखना। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक चैप्टर आएगा ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, तब जानेंगे। अब अगला लाइन हमारा लास्ट डे डिस्कस किया हुआ है, ऐड करना है पैकिंग कॉस्ट। यहां वर्ड यूज किया है प्राइमरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। कोई बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी, हम जो कल बताया था, सिगरेट के अंदर में जो पहला डब्बा है वो कौन सा है, जो बड़ा कार्टन है वो कौन सा है? कोई बताओ प्राइमरी सेकेंडरी को यूज करने का कारण क्या, क्यों प्राइमरी पैकिंग होता है, क्यों सेकेंडरी? अरे एक का कारण है क्वालिटी सही रहे, एक का कारण है आराम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। बताओ कौन सा पैकिंग करने का कारण क्या? प्राइमरी का कारण है क्वालिटी को सही रखना, सेकेंडरी का कारण है आराम से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ध्यान देना, पहला प्राइमरी पैकिंग होता है, इसीलिए पहले प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आया। एक्सपेक्ट तो नहीं करते बट स्टिल पूछ रहे हैं, तुम लोग जरा बताना सेकेंडरी पैकिंग किधर जाना चाहिए, किस ओवरहेड के साथ जाना चाहिए? किसके साथ जाना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ। उसका एकमात्र कारण क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करना,
तो जाना भी कहां चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, अब जैसे ही पैक किए मेरा काम खत्म, ऐड करते आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ध्यान देना, नेट फैक्ट्री के बाद ना 5 लाइन आया जिसमें 4 खर्चा था और एक माइनस सेल और स्क्रैप था। चलो एक काम करना, सबका चेहरा ऊपर जरा बताना, उसके बाद बस गिन के 3-4 लाइन। सबसे पहले हमारा पहला लाइन, एक सेकंड, क्या लिखा? नैनो कार का टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस, सेमी फिनिश गुड, डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर दिया, वेरी गुड। चलो मेरा पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के एक सेकंड, डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और, चार्जेबल एक्सपेंस, ट्रेसेबल एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट के बाद मेरा पहला ओवरहेड आएगा कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। खत्म, ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ठीक, अब मेरा 5 नया लाइन आइटम है जो हम कल नहीं बताए थे। पहला क्वालिटी कंट्रोल, सेकंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा एडमिन ओवरहेड, कौन सा? नेचर, प्रोडक्शन। माइनस करेंगे सेल और स्क्रैप, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी वाला कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करते ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक, अब इसके बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट, आखिरी 2 एडजस्टमेंट। अब सोचो ये 85,000 मेरा पहुंचा था इस वेयरहाउस में, मेरा 85,000 पहुंचा इस वेयरहाउस में। अब तुम लोग तो इस वेयरहाउस में साल के बिगनिंग में पहले से कुछ स्टॉक पड़ा होगा। बताओ जो स्टॉक पहले से पड़ा होगा वेयरहाउस में कैसा रहेगा? रॉ मटेरियल रहेगा, डब्ल्यूआईपी रहेगा या एफजी रहेगा? एफजी। मान लो शुरू में पहले से ओपनिंग एफजी पड़ा हुआ था 5,000, पहले से 5,000 है। मेरा फैक्ट्री वाला 85,000 और भिजवा दिया, तो क्या मेरे को एक बार ऐड करके बताएगा? 5 था, 85 और आ गया, यानी मिलाकर कितना हो गया? 90,000। अब जो 90,000 है वो बेचे जा रहा है, 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 पर साल के लास्ट में देखे 10,000 पड़ा रह गया। 5 शुरू में था, 85 और आया, मिलाकर हो गया 90। अब 90 में बेचारा बेचते गया, पर देखा 10,000 तो मेरे पास ही रह गया। तो क्या कोई मेरे को बताएगा इवेंचुअली बेचा कितना? 80,000। वो आया कैसे? 85,000 प्रोड्यूस होकर आया। तो ध्यान देना, जो प्रोड्यूस होकर आया वो 85,000 था। 5,000 शुरू में पड़ा था, ऐड कर दिए, मिलाकर 90। जो पड़ा रह गया उसको माइनस कर दिया 10, यानी गुड्स सोल्ड कितना है? 80,000। और इवेंचुअली जाकर तो मुझे बेचना है, वही निकालना है। तो बेचे कितना? 5 पहले से था, 85 और आया, मिला के 90। 10 पड़ा ही रह गया, तो बेचे 80,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद 2 एडजस्टमेंट, ऐड कर दिए ओपनिंग एफजी, लेस कर दिया क्लोजिंग एफजी। नाम कितना अप्रोप्रिएट है? क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना बेचे उसका खर्चा क्या था? आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब भाई जितना बेचेंगे उससे भी तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और संग में एक और खर्चा आएगा। कौन सा आएगा? एडमिन ओवरहेड। कौन सा? नेचर का। प्रोडक्शन वाला ऊपर चला गया था, मार्केटिंग या जनरल वाला नीचे आ गया। ये मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट, जो मन चाहे वर्ड यूज करना। एड प्रॉफिट सेल। डन। ट्राई करना जिस एक्सटेंट तक याद रहे बताने का, फिर हम 1 मिनट का टाइम देगा, तुम लोग वापस से बैठ के खुद पढ़ना। उसके जिसका मन चाहे वो यहां पर आना और आके क्वेश्चन का फॉर्मेट बताना। अब रुको, एक बार ट्राई करना, तुम लोग को देखिए किस एक्सटेंट तक याद है। सबसे पहले बताना हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, ये तो पक्का राइट रहेगा। सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड। अब ऐड करते ही ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब 5 नया चीज। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक सेकंड, अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एडमिन ओवरहेड कौन से नेचर का? प्रोडक्शन नेचर का। माइनस करेंगे सेल और स्क्रैप, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, मिलाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
फाइनली जाके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक और आएगा एडमिन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग नेचर, मिला के टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट से डन। 1 मिनट जरा अपने आप को दो, पढ़ो क्वेश्चन का फॉर्मेट, जिसके बाद कोई भी आकर बताना चाहे आकर बताना। इतना जल्दी कोई पढ़ तो लो, रिवाइज तो करो। अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शांति से शांति से। नहीं वैसे सबसे पहले हाथ उनका उठ गया था। चलो ठीक है, घबराओ मत, यहां पे आके आदमी सब भूल जाएगा। हाँ आपको आना है, आ जाइए। एसी तो ऑफ ही है। हाँ, वो एसी ऑफ है, पीछे वाला भी ऑफ है। ठीक है 1 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ो, करवाता है। डोंट वरी डोंट वरी। सर एडमिन ओवरहेड का एग्जांपल दो ना, प्रोडक्शन और जनरल नेचर का। अभी तो हम एक भी चीज का एग्जांपल नहीं दिया है, अभी तो हम खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया है। कल से एक एक लाइन आइटम को डिटेल में जानना स्टार्ट करेंगे, एक नहीं मल्टीपल एग्जांपल देंगे, तुम घबराओ मत, खाली हम फॉर्मेट बताया। अभी हम सारा एक एक करके डिस्कस करेगा, हर एक लाइन आइटम। आप आना चाहोगे सबसे पहले? आ जाओ, घबराना मत, जो आएगा सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। बताइए आपका नाम क्या है? हाँ प्रणय, आइए प्रणय जी। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आजू बाजू वाला कोई हेल्प नहीं करेगा, हेल्प इधर आओ, इधर कैमरा वाले भी देखे ना। चलो कॉस्ट का फॉर्मेट, ठीक। मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। उस पे आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। उस पे आ जाएगा ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो वो हो जाएगा नेट वर्क कॉस्ट। फिर उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस सेल ऑफ स्क्रैप प्लस पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस पे ओपनिंग FG माइनस क्लोजिंग FG, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उस पे क्लोजिंग FG, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। क्लोजिंग FG, फिर उसके बाद एडमिन कॉस्ट आएगा रिलेटेड टू मार्केटिंग या जनरल। उस पे आ जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो हो गया कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट, हो गया सेलिंग प्राइस। नहीं अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और, चार्जेबल और ट्रेसेबल। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन? It denotes the method of accounting which deals with principle, method, technique used by top management, used for decision making. Objective of cost accounting? Assessment of product wise cost, फिर assessment of product wise sale, फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद assess the top management for decision making whether to continue or discontinue loss making product। और उसके बाद identify the product the sales of which should be increased to increase the overall profitability। फिर cost control और cost reduction if possible। एक एक अल्फाज मैच किया, एक एक वर्ड मैच किया है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप डिजर्व करते हैं 1000। चलो वेरी गुड। आज तुम लोग यहां पे बैठे बैठे कितनों को ये सारा याद था? पर यहां के जनरली आदमी भूलता है, पता नहीं भूला कैसे नहीं। ताजा ताजा है।
कॉन्गो 500 गए, 500 गए, 500 गए, 500 नहीं 1000 गए। चलो एनीवेज, घबराना मत, हम एक और दिन से पूछेगा, अभी नहीं, पहले तुम लोग भूलो, तुरंत ताजा ताजा याद है, पहले भूलो, कुछ देर बाद पूछेंगे। चलो मीनवाइल हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कॉस्ट शीट का एग्जाम के अंदर में पूरा पूरा प्रैक्टिकल आता है, और तुम लोग प्लीज कैलकुलेटर जरूर कैरी करना अपने साथ डेली, और स्केल वेल का एग्जाम में जरूरत पड़ता नहीं है, मतलब सब टाइम पास होता है, शुरू में बैठ के बनाना और स्केल लाइन ये सब का जरूरत नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले करेंगे 2। सर नेक्स्ट 1 लाख चेक इज कमिंग। मेरा रैंक क्या आया, जरूरत नहीं। यहां पे ना जब हम लोग कॉस्ट शीट, अभी तो चलो आज शुरुआत हुआ है, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल जो आया ना, उसके पहले में तुम लोग एक इंटरेस्ट कॉस्ट बोल के भी कभी कभी आता है, वो कब आता है वो हम लोग जब आएगा और टॉपिक तब डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग तुरंत स्टडी मैट से मैच करेगा, देखिएगा एक लाइन मिसिंग है यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, उसके बारे में एक डिस्कशन करना है, तो हम लोग पूरा फॉर्मेट देखेंगे। चलो डन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 2.6, क्वेश्चन 2 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आई एम रियली सैड, रियली सैड। देवांश बोला ना, देवांश, ओ सॉरी प्रणय, देवांश तुम है, देवांश प्रणय। लास्ट डे आते आते मेरे को हर एक जन का नाम याद हो जाएगा जो लास्ट तक आएगा। आज सब हाथ उठाया, देखते चलो क्या लिखा है जरा देखे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, मुझे प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्राइम कॉस्ट, सब कुछ शो करना है, यानी इन शॉर्ट कॉस्ट शीट बनाना है। अब देखो मेरा बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा किधर जाने वाला है। अब मेरा पहला 3 लाइन को अगर देखे तो रॉ मटेरियल 1 जनवरी 15, मेरा WIP 1 जनवरी 15, मेरा फिनिश गुड्स 1 जनवरी 15, और ध्यान देना ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2015। तो कोई मेरे को बताएगा ये 3 लाइन क्या है? मेरा पहला है ओपनिंग रॉ मटेरियल, मेरा अगला है ओपनिंग WIP, तीसरा क्या है? ओपनिंग FG। सिंपल है, पता है कौन सा कहां जाएगा। अब आगे रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज क्या निकालने में काम आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा, होता है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेरा अगला दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, चलो वेरी गुड, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। अब हम चाहेगा ना अगला 4 लाइन को पढ़ो और तुम लोग एक चीज को पॉइंट आउट करो, यहां पे मेरे हिसाब से चारों में कुछ गलत लग रहा है मुझे पता है कुछ गलत लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये 4 देख के ना मेरा जी घुट रहा है, मन कर रहा है वो हो जाए। जरा बताओ ये 4 लाइन देख के तुम लोग कुछ फील आ रहा है क्या? क्या फील आ रहा है बताओ? आइडियलिस्टिकली वर्ड क्या यूज होना चाहिए था? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पर एग्जाम में अगर वर्ड आ जाए एक्सपेंस, यूज कर देना एक्सपेंस, मन में बोल देना नो ईगो। लॉजिकली ओवरहेड होना चाहिए, पर जो एग्जाम में यहां पे वर्ड यूज करे कर देना। और ओवरहेड किया तो तुम और बेटर ही वर्ड यूज किया है, उसमें कोई गुना नहीं है। तो मेरा पहला फैक्ट्री ओवरहेड, मेरा अगला एडमिन ओवरहेड, और ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मेरा एडमिन ओवरहेड का 2 तरह का नेचर होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला कौन सा होता है? नीचे वाला कौन सा होता है? जनरली मार्केटिंग। देखो लास्ट टाइम में लिखा हुआ, अच्छा सॉरी, इसमें मेरा एक लाइन रह गया, एडमिन ओवरहेड के ब्रैकेट में प्रोडक्शन था, यहां पे प्रिंट नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी, मिस्टेक ऑफ माई प्रिंटर, नॉट माई मिस्टेक। ये एक्चुअली ब्रैकेट में प्रोडक्शन वर्ड था, ये प्रिंट नहीं हुआ, बस तुम लोग ऐड कर देना प्रोडक्शन। अब आगे लिखा है सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड्स, सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान देना ये सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, जो FG है उसको बेच बेच के पैसा आया। और तुम लोग बताओ FG को बेच के रुपया मिला, ये कहां जाएगा? सेल ऑफ स्क्रैप में जाएगा या कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन सेल में जाएगा? कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन सेल में जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप होता तो पहले आता। अब आगे दिया है रॉ मटेरियल 31 दिसंबर, WIP 31 दिसंबर, फिनिश गुड्स 31 दिसंबर। बताओ ये तीनों मेरा क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक।
देखता हर एक के अंदर में वैल्यू दिया हुआ है, 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 क्लोजिंग एफजी में लिखा हुआ है एट कॉस्ट, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कर लेंगे कैलकुलेट, घबराने का बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, मेरे साथ चलना, फिर तुम लोग खुला छोड़ देंगे, अपने आप आगे बढ़ जाना। सुनो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज घर जाके कॉस्टशीट का फॉर्मेट पढ़ लेना ना। पढ़ेगा ना? सच्ची बता रहे, मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, मैक्स 15 मिनट। हाँ कर देते हैं, जब 80 लाख का बजट है डेली देते हैं इंसेंटिव, डेली इंसेंटिव रख दे, कर देते कर देते हैं ऐसे। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, दिखते कुछ। चलो एक काम करें, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखो, हमारी कंपनी का नाम लिखते हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है इस क्वेश्चन में? जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम डॉट 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 होता है। और कंपनी का नाम देता लिख देते हैं, नहीं दिया हुआ है तो उसका नाम है डॉट 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 डॉट। मुझे बनाना क्या है, कॉस्टशीट लिखते हैं, कॉस्टशीट। एक से चलो कॉस्टशीट। तुम लोग ना कॉस्टशीट टोटल में बनता है या प्रोडक्ट वाइज? तो हमेशा लिखना कॉस्टशीट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम दे दे तो लिख देना, नाम ना दे डॉट 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 डॉट। फॉर ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग क्या है इसका? 31 दिसंबर 2015। चलो वेरी इजी। बनाते हैं फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीस। ठीक, तुम लोग डिटेल कॉलम में क्या आएगा? अब जैसे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करना है, वो मेन नहीं, डिटेल कॉलम में आया, टोटल बाहर, यानी जो भी एडलेस करने वाला है वो डिटेल कॉलम में, सीधा नेट फिगर बाहर चला जाएगा। चलो हम चाहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें। 1 लाख, चलो ठीक है करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आने वाला है। चलो इस बारे हमारा कॉस्टशीट का वापस से रिवीजन हो जाएगा। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, पूरा क्वेश्चन डन। भगवान, हम पहला लाइन लिखा है, इसका लास्ट लाइन लिखा है। सबसे पहला लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जरा देखा हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था? रॉ मटेरियल फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 25,000। एग्जाम में ना हमेशा टिक मारते जाना, जो जो वैल्यू लेना टिक मारते जाना, ताकि पता रहे सब ले लिए। जो तो एक ही चीज बार बार लिए जा रहे, खुश हो रहे, वाह वापस से कंज्यूम्ड आ गया। चलो अब ऐड करना है परचेज। देखो मेरा रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है 2 लाख। चलो ऐड करते हैं परचेज। चलो माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारा स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है, RM, WIP, FG, सब स्टैंडर्ड, आराम से यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है RAWMAT RIL लिखना। देखो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है क्वेश्चन में? मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 45,000। चलो एडलेस करके बताना, ये मेरा वैल्यू शायद आने वाला है 1,80,000। तुम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम तक राइट आया? बोलिए। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद मेरा सेकंड लाइन याद है, हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम के सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। चलो फटाफट लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस कितना है। अब ये सब लाइन में झमेला नहीं होगा, हमेशा डायरेक्टली दिया रहेगा। देखना मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 2,70,000। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो एग्जैक्ट ये वर्ड यूज करेगा, इधर डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस।
तीनों में एक भी वर्ड यूज नहीं किया, यानी इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर नहीं करता तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखकर जीरो लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। चीप लगता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, जीरो, मत लिखो, चीप लगता है। यानी शॉर्ट ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। क्या कोई मुझे ऐड करके प्राइम कॉस्ट का वैल्यू बताने वाला है? क्या मैंने सही लिखा? डन। मेरा प्राइम कॉस्ट क्या है, मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड। याद है हमारा पहला ओवरहेड का नाम क्या था? मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या वर्क्स। एग्जाम में कोई भी एक वर्ड दे देगा, सारा एक ही बात है। यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, फैक्ट्री एक्सपेंस 144। तुम लोग क्या वर्ड यूज कर रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंस या ओवरहेड? जो मन चाहे करो, सिंस यहां पे एक्सपेंस लिखा है तो एक्सपेंस यूज कर सकता है, अदरवाइज ओवरहेड करना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस, 1,44,000। आप जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। ये आएगा 5,94,000। क्या मैंने सही लिखा? ठीक है ना यहां तक? अरे बोलो ना, पक्का ठीक है ना यहां तक? अरे भाई सुनो ना, सुनो ना आराम से। नहीं नहीं नहीं, हम भी वही कर रहे हैं बाबू, हमको आता है ये, फिर मेरा भी सुन सकता है। मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया, इसके बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट। जरा बताना इसका दो एडजस्टमेंट क्या आने वाला है। ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, दोनों दिया हुआ है। चलो ऐड करें ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। देखना मेरा ओपनिंग WIP कितना दिया है क्वेश्चन में। मेरा WIP 1 जनवरी 36,000, करेक्ट है यहां तक। और मेरा क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है, 54। चलो फटाफट लिख दे। तुम लोग ये कहां लिख रहा है, डिटेल कॉलम में लिखे, फिर नेट वहां लिख रहा है क्या, चलेगा। चलो लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। मेरा क्लोजिंग WIP कितना आएगा, 54। अब तुम लोग अगर ये कर दिया ना तो बताओ बाहर कॉलम में ढंग से बताना क्या लिखे। नहीं नहीं नहीं, 36 इधर है, -54 इधर है, बोलो यहां पर क्या लिखे। 18,000 नहीं है, -18,000 है ना। 36,000 -54 करेंगे तो +18,000 नहीं आएगा, -18,000 आएगा। तो ढंग से करना। या अगला ऑप्शन है ये वाला, तुम सीधा इधर भी कर सकता है, और इधर किया तो तुम्हारा मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। तो जैसा मन चाहे करना, दोनों चलेगा। फिलहाल तुम लोग यहां किया तो यहीं पे कर देगा। बस अब इधर कॉलम में लिखेगा ना तो ये मिस्टेक होने का थोड़ा सा चांस है, तो ढंग से लिखना 36 -54 -18,000। अब जैसे ही करेंगे मुझे मिलने वाला है नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। एक मिनट, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट कितना बोला, 5,76,000 श्योर। 594 -18 576। बताओ तुम लोग यहां तक राइट हुआ, बोलिए ठीक। अब इसके बाद मेरा 5 नया आइटम। पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो अगला उसको ऐड करें। एडमिन एक्सपेंस ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर कितना है हमारे क्वेश्चन में, एडमिन एक्सपेंस प्रोडक्शन नेचर 90,000। बोलो मैंने सही लिखा, मैंने सही लिखा। अब माइनस करना है सेल और स्क्रैप। क्वेश्चन में सेल और स्क्रैप नहीं है, खाली सेल दिया हुआ है, और वो भी फिनिश गुड्स का सेल है, मतलब प्रॉपर सेल वैल्यू है। अगला ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। देखता हमारे क्वेश्चन में क्या पैकिंग कॉस्ट बोल के कुछ भी है, नहीं, यानी शॉर्ट मिला करके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्लियर है यहां तक। चलो ऐड करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, एक मिनट
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,66,000। बताओ मैंने यहां तक सही निकाला? करेक्ट। और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है अगला दो एडजस्टमेंट। जरा बताना दो एडजस्टमेंट क्या क्या है? ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, वो तो दिया हुआ है, माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी है तो सही, पर एट कॉस्ट है, मेरे को उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी, यानी कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद है, क्वेश्चन हो जाएगा। और जब तक ये चैप्टर खत्म होगा गारंटीड सबको याद होगा। चलो लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। सुनो ना, ओपनिंग एफजी कितना है क्वेश्चन में? मेरा एफजी दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 1,44,000। परफेक्ट। इनर कॉलम में लिख रहा है क्या? चलो अब अगला मेरे को क्लोजिंग एफजी माइनस करना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग एफजी का वैल्यू तो है ही नहीं। अब देखो मेरा क्लोजिंग एफजी का वैल्यू तो नहीं है, पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10,000 यूनिट क्लोजिंग में पड़ा रह गया, और इसका वैल्यू मुझे निकालना है एट कॉस्ट। क्या कोई मेरे को बताएगा क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कितना रुपया आएगा? 1 लाख। तुम लोग कहा गया कितना आया? एक सेकंड, 1,80,000 आया है। देखो देखो देखो, कहीं पे कुछ नजर में आ रहा है क्या? मतलब 1,80,000 कैसे नजर में आया? जो लोग का नहीं हुआ उन लोग को बोल रहा है, नजर में आ रहा है 1,80,000 कैसे आया? समझ में आ गया? क्लोजिंग एफजी 1,80,000, क्लोजिंग एफजी 1,80,000, क्लोजिंग एफजी 1,80,000। अच्छा, वैसे तुम लोग कैसे निकाला 1,80,000? 1,44,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 10,000। इस क्लास में कितने लोग का 1,80,000 आ गया? पूरे क्लास का? इसके अलावा और कोई आंसर? और कोई आंसर? दो लोग का अलग आंसर आया है। क्या आया? 208,125। आपका सेम, आपका भी 4 लोग का है 208,125, बाकी पूरे क्लास का है 1,80,000। 5 लोग का है 208,125। चलो ठीक है। तब क्वेश्चन उठता है इसका आंसर क्या है? पहला 1,80,000, अगला 208,125। यह आया मात्र 5 लोगों का 1%, बाकी 99% लोग का आया हुआ है 1,80,000। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है इन दोनों में राइट कौन सा है? ऑब्वियस सा बात है। देखो जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है, जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है। जनरली आज हमारे पूरे क्लास में मेजॉरिटी ने कहा है 1,80,000। तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा, इसका राइट आंसर जो मेजॉरिटी ने कहा 1,80,000 वो, या जो 5 लोग ने कहा 2,08,125, उसमें कौन सा है? अब मैं बताने वाला हूं, अब मैं बताने वाला हूं। सर मेरा तो 1,80,000 आया है, ये फाइनल है। अच्छा, ये तो वही है, केबीसी का बच्चा आया था ना। लॉक करो लॉक करो लॉक करो। बेचारा बदनाम हमको तो पता है, उस पर लास्ट में दया आने लगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है इसका राइट आंसर। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, जो लोगों ने 1,80,000 कहा है, तुम लोग ने एब्सोल्युटली राइट आंसर दिया या गलत आंसर दिया, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। इसका राइट आंसर बोलो। अच्छा क्या? तीसरा आंसर ये एक जन ने कहा है। अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर। आप कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करते, सीधा हम इसका आंसर देता है 185,625 या 208,125 या 1,80,000। अब मैं बताने जा रहा हूं, पहले हम खुद तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पता चला हम बता के बैठे, खुद गलत है।
ओके, चलो। आई एम रियली सॉरी, देखो आपका आंसर सही नहीं है। चलो ठीक है, फालतू में वो नहीं। राइट आंसर 1,80,000 ही है, नहीं 208,125 है। तुमने जाते क्या बोल रहे हो? नहीं फाइनली इसका आंसर राइट 208,125 है। 208,125 कैसे आया? एक और वो 5 लोग वापस हाथ उठाना। 1 2 3 4 5, बीच में अचानक से छठा कहां से आ गया? ओ भैया देखो, यहां मेरे को निकालना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू। क्या निकालना है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू। और फिनिश गुड एक तरह का इन्वेंट्री है, और अगर फिनिश गुड एक तरह का इन्वेंट्री है तो ध्यान देना, तुम लोग फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंट्स में। अकाउंट्स में था ना? तुम लोग फाउंडेशन पास है ना? अरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चैप्टर था ना? हाँ कर दो, भले ये मत बोलो पढ़े नहीं, चैप्टर तो था ना। मैं ऐसे बोलवाना पड़ रहा है। याद करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चैप्टर था, और उस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़े थे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए बहुत सारे मेथड्स। याद है हमारे मेथड का नाम था, पहला फीफो, अगला लीफो, अगला वेटेड एवरेज, अगला सिंपल एवरेज। और अगर मेथड के बारे में कुछ प्रिस्क्राइब ना करे तो बेटर मेथड दो ही होता है, आइदर होता है फीफो या होता है वेटेड एवरेज। क्यों? तो फीफो का मतलब क्या? ठीक 1 घंटा पहले हम बोले थे एक चीज का मतलब पूछेगा। घड़ी देखो, घड़ी देखो, 1 घंटा पहले बोले एक चीज का मतलब पूछेगा, पूरा क्लास बताएगा फुल फॉर्म। बेशरम लोग। एक्चुअली ना ये मतलब बहुत जल्दी आने वाला था, पर मेरा तो 1 घंटा बोला और ऐसे फालतू बीच में टाइम पास करने लगा। बताओ कौन सा राइट, कौन सा राइट। फीफो का मतलब क्या होता है? जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पे 2 तरह का स्टॉक है, एक जो ओपनिंग में पहले से पड़ा हुआ था, और अगला जो ड्यूरिंग द ईयर और बनकर आया है। तो मेरे को डिसाइड करना है क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा पड़ा रहेगा। तो सीधा यूनिटरी मेथड से काम नहीं चलेगा, मेरे को 4 में से एक मेथड लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में अगर मेथड बता दे वेरी गुड, ना बताए तो बेटर होता है फीफो या वेटेड एवरेज लगाना। तुम लोग इस क्वेश्चन में कौन सा लगाना चाह रहा है? कुछ भी बोलो ना। इस क्वेश्चन को फीफो भी करते हैं, नीचे नोट दे देंगे, और बाद में इसी के अंदर में अगर बाकी 3 मेथड होता तो क्या होता वो बता देंगे। तो एक काम करना, अराउंड 5-6 लाइन छोड़ के नीचे लिखना वर्किंग नोट। वाह मजा आ गया आज तो। अरे क्लास में किसी के अकाउंट में 100 में 100 नहीं आया है क्या? तुम्हारा 100 में 100 है? अरे 12 में नहीं, फाउंडेशन में तुम्हारा 100 है फाउंडेशन में। आपका नाम क्या है बताइए? हर्ष। कोई भी टर्म में मई वाला हो या सितंबर जो भी है, किसी का अकाउंट्स में 100 में 100, किसी का नहीं। 90 प्लस तीर्थ, और आपका नाम प्रणित, वेरी गुड, तीर्थ और प्रणित। और 80 प्लस, क्या बात कर रहा है? एक सेकंड, 70 प्लस, 60 प्लस, 50 प्लस, 40 प्लस तो पूछेगा थोड़ी, तभी बैठे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अकाउंट्स डिफिकल्ट है इस बार बहुत। अकाउंट्स और डिफिकल्ट, अच्छा चलो नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट। अराउंड 5-6 लाइन छोड़ के नीचे वर्किंग नोट। कि जनरली हम जो बैच पूछता है भर के हाथ लोग उठा देते हैं 80 प्लस में। 9 में 100 कौन लाया है? चलो वर्किंग नोट। अब देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन में इन्वेंटरी का वैल्यू ना दे, कैसे निकालते हैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन में हम बड़ा आराम से डिटेल में बताएगा इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में तुम लोग अपने आप कर पाएगा। ठीक, 2 स्टेप में काम करना। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करना, ओपनिंग में फिनिश गुड्स के कितने यूनिट थे? 8000 पता ही है। क्लोजिंग में कितने यूनिट थे?
पता ही है। कितना बेचे? 30,000 पता ही है। पता है इन तीनों नंबर से एक चीज मिल जाएगा, कितना यूनिट करंट ईयर में बनाया गया। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखा, हम समझाएगा ऐसा इक्वेशन क्यों है। लिखना वर्किंग नोट 1, सबसे पहले ओपनिंग एफजी। तुम लोग तो ये फिनिश गुड्स कहां पर पड़ा रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या वेयरहाउस में? तो वेयरहाउस में साल के बिगनिंग में पहले ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट था पता है, प्लस और कुछ यूनिट बनकर आया होगा। सोचो ना, पूरा सोचना वेयरहाउस के व्यू पॉइंट से। साल के बिगनिंग में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, कुछ और स्टॉक बनकर आया है, तो और जितना यूनिट प्रोड्यूस होकर आया उसको ऐड करेंगे। ये पहले से था, ये करंट ईयर में फैक्ट्री से और आया है वहां पर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मिलाकर हुआ टोटल। अब इसमें जो पड़ा रह गया उसको माइनस कर दो। शुरुआत में कुछ स्टॉक था, कुछ और यूनिट बनकर आ गया होगा, तो मिलाकर टोटल बढ़ गया। अब साल के एंड में जो पड़ा रह गया उसको माइनस कर दे, बाकी को बताओ हम लोगों ने क्या किया? सेल कर दिया। क्या मैंने सही लिखा ये वाला इक्वेशन? बोलिए। सीधा सीधा सी हमारे वेयरहाउस में साल के बिगनिंग में मान लो 100 यूनिट था, 900 यूनिट और प्रोड्यूस होकर आया, मिलाकर 1000। अब 1000 में 200 पड़ा रह गया, उसको माइनस कर दो, बाकी 800 बेच दिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना जिसमें इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं देगा, उसमें ये 4 में से 3 नंबर पक्का दिया रहेगा, 4th नंबर मिल जाएगा। और ये हम लोग यूनिट्स में निकाल रहे हैं, कितना यूनिट है। तो देखो तो ओपनिंग एफजी का यूनिट कितना था? 8000। कितना यूनिट और प्रोड्यूस हुआ वो नहीं पता, वो तो मेरे को निकालना पड़ेगा। कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ? नो आइडिया। चलो निकालेंगे। बताओ बाकी दोनों नंबर क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में। क्लोजिंग एफजी कितना यूनिट है? क्लोजिंग एफजी है 10,000 और सेल कितना यूनिट किए हैं? 30,000। क्या कोई मेरे को एक बार प्रोडक्शन का यूनिट्स बता देगा? ठीक, तो देखो एकदम सेंस बन रहा है ना। साल के बिगनिंग में 8,000 पहले से था, 32,000 और आया बनकर, मिलाकर 40। 40 में 10,000 पड़ा रह गया, बेचे कितना? 30,000। बोलो ये वाला इक्वेशन समझ में आया? अरे भाई बोलो ना। पक्का आया ना? पक्का आया ना? डन। अब अगला देखते हैं। अब हमारे इस वेयरहाउस में 2 तरह का स्टॉक हो गया, एक साल के बिगनिंग में जो पड़ा हुआ था ओपनिंग, और सेकंड जो और बनकर आया प्रोडक्शन। अब डिसाइड करना है फीफो में पहले कौन सा गया, बाद में कौन सा गया, ये सब। अब यहां पे 2 तरह का स्टॉक है, यहां पे ऐसे लिखना क्वांटिटी वैल्यू रेट। तुम लोग के टर्म में अकाउंट्स डिफिकल्ट आया था क्या फाउंडेशन में? और मैथ्स? मैथ्स ठीक। मैथ्स में किसी का 100, फाउंडेशन में 100 नहीं आया। तुम्हारा 90 प्लस? 90 प्लस तीर्थ, वाह वेरी गुड। कितना आया? वो एग्जैक्ट 90। 80 प्लस? ए मैथ्स 70 प्लस? कलयुग का मैथ्स मतलब क्या होता है? हम भी कलयुग वाला आदमी है। तुम लोग को एक सेकंड, क्लास में कितनों को मैथ्स पसंद है? जब तक हो रहा है तब तक पसंद है। कोई क्लास में ऐसा लोग है जिसको मैथ्स से भयंकर नफरत है? मैथ्स मतलब एकदम नफरत, मैथ्स से नफरत। मेरे जीवन का पहला प्यार मैथ्स, दूसरी एचआर। बात सुन रहे? जीवन का पहला प्यार मैथ्स, इतना अच्छा लगता है। क्लास 10 में मैथ्स 200 नंबर का था, 200 में 200। क्लास 12 में बंगाल बोर्ड के थे, 200 नंबर का मैथ्स था, 200 नंबर का हम साइंस का मैथ्स और एडिशनल में ले लिया, तो 400 नंबर का मैथ्स, 400 में 400। बीकॉम में 100 में 100, सीए फाउंडेशन 100 में 100। मतलब मैथ्स तो पहला प्यार है। आई लव मैथ्स। मैथ्स अगर कोई इंसान होता उसके नाम के आगे हम पेड़ीवाल लगा चुके होते। इनका अलग खोचा लड़के आ जाते, इतना बढ़िया भावना में बह रहे लड़के आ जाते, तो वाहियात लड़का, तो ऑब्वियसली नहीं लगाते। भाई अलाउड है, पर अपने खुद का प्रेफरेंस होता है। हम लोग एक डिस्कशन क्यों कर रहे हैं और हम आंसर क्यों दिए जा रहे हैं सबका? पीछे मेरा ससुराल वाला बैठा है, ऐसा मत।
कौन है ससुराल वाला? चलो तो देखो मेरा 2 स्टेप में काम करेंगे। मेरा पहला स्टेप हम लोग निकाले भैया साल भर में कितना यूनिट फैक्ट्री में बना। 8,000 मेरे पास पहले से था वेयर हाउस में, 32,000 और बनकर आया, मिलाकर 40, जिसमें 30 बेच दिए, 10 पड़ा रह गया। तो देखो मेरे पास 2 तरह का स्टॉक था, एक ओपनिंग एफजी और अगला क्या था, कितना यूनिट प्रोड्यूस होकर आया। बस ये 2 स्टेप में काम कर लेना, आराम से हो जाएगा। फीफो लिफो सिंपल एवरेज जो मन चाहे हो जाएगा। आप जरा हमारे प्रश्न को देखकर बताओ, क्वेश्चन को देखकर बताओ। ओपनिंग एफजी का यूनिट दिया हुआ था एंड वैल्यू भी दिया हुआ था, बताओ कितना कितना मेरा यूनिट और वैल्यू दिया हुआ था ओपनिंग एफजी का। जरा देखो ओपनिंग एफजी का यूनिट और वैल्यू कितना दिया हुआ था, 8,000 यूनिट और वैल्यू क्या था 1,44,000। तो क्यों ना हम ये लिख दे, 8,000 यूनिट है, वैल्यू है 1,44,000। क्या कोई भी मुझे डिवाइड करके रेट बताने वाला है? हाँ पक्का, कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा है, पक्का सही बोला ना, विश्वास किया है, मेरे विश्वास में विष का वास मत डाल देना। चलो अगला, जो मेरा अगला है प्रोडक्शन। अब मेरा कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया, देखो अभी जस्ट ऊपर निकाला, बताओ कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। 8,000 पहले से था और कितना यूनिट प्रोड्यूस होकर आया है 32,000। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, प्रोडक्शन तो किए 32,000 यूनिट्स मानते हैं, पर ऐसे यूनिट को प्रोड्यूस करने का वैल्यू या कॉस्ट क्या लिखूं? पता है क्या लिखूं? प्रोडक्शन जो किए हैं 32,000, ऐसे 32,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट क्या लगा, प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या लगा, प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या लगा, ऑलरेडी मेरा निकाला हुआ है। जितना भी यूनिट का प्रोडक्शन किया गया उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट क्या लगा, ऑलरेडी निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है 6,66,000। क्या तुम लोग एक बार मेरे को रेट बताएगा? तुम लोग ने 2 लाइन क्यों लिखे? वेयरहाउस के अंदर में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पहले से था और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर और प्रोडक्शन होकर आया, तो 2 ही तरह का तो स्टॉक रहेगा, उसमें कुछ बिकेगा कुछ पड़ा रह जाएगा। सुनो ना एक बार डिवाइड करके हमको रेट बताओ। 20.4 डेसिमल आ रहा है। पूरे कॉस्ट के सिलेबस में कभी भी रेट अगर डेसिमल में आ जाए, एप्रोक्सीमेशन एरर को अवॉइड करने के लिए हमेशा 4 डेसिमल पॉइंट लेना। 4 डेसिमल पॉइंट, समझा ये शब्द? ये जो बिंदी मारते हैं ना इसको समझ में ना, 4 बिंदी के बाद 4 डेसिमल पॉइंट तक लेना और बाई चांस इस तरीका से आ जाए तो देखना ये रेट आया हुआ है 20.8125 पर यूनिट। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक। ये सारा कैलकुलेशन कौन कर रहा है? जिसके पास एफजी पड़ा हुआ है वो कौन है? वेयरहाउस वाला। वेयरहाउस देखेगा शुरू में इतना स्टॉक था और इतना आ गया, तो 8,000 था, 32,000 और आ गया, मिलाकर हो गया 40। अब देखो इसको बेचना कितना है साल भर में 30,000। और एक बार अगर हम लोग फॉलो करते हैं फीफो, बताना फीफो जो पहले आया वही पहले जाएगा। अब तुम लोग मेरे को बताओ इस वेयरहाउस के अंदर में पहले कौन सा आया था? बताओ ये मान लो वेयरहाउस पड़ा हुआ है, बताओ इस वेयरहाउस में इन दोनों में पहले कौन सा था? पहले कौन सा था? 8,000। तो बेचेंगे भी पहले कौन सा? तो मेरे को बेचना तो टोटल में 30,000 है, पहले बेचेंगे ये 8,000, तो भाई ये तो बिक गया, निकल गया वेयरहाउस से। टोटल बेचना है 30, इसमें 8,000 बिक गया, बताओ बाकी कितना बचा? 22,000। बताओ 22,000 कहां से बिकेगा? इधर से बिकेगा 22,000। तो 32 में से अगर 22,000 निकल जाएगा तो कितना बचा रह जाएगा? 10,000। कौन से रेट का? इस रेट का। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी क्या आएगा? 10,000 इंटू 20.8125। एक सेकेंड हम वापस से रिपीट करते हैं। वंस मोर यस सर। चलो डन, वापस से बताता हूं। इसमें हम पूरा टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये हम लोग के बहुत जगह काम आएगा। कभी भी अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन के अंदर में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दिया रहे, सीधा सीधा सोचना क्लोजिंग एफजी कहां पड़ा है? वेयरहाउस में। कैलकुलेट करेगा वेयरहाउस वाला। तो ये भैया हमारा वेयरहाउस है, ये हमारा वेयरहाउस है। अब इसमें साल के बिगनिंग में कितना पड़ा हुआ था? 8,000 यूनिट एट द रेट 18। ये मानते हो? अगला और बनकर आया 32,000 यूनिट्स एट द रेट 20.8125। इतना मानते हो?
अब देखो मेरे को साल भर में बेचना कितना है, साल भर में बेचना कितना है 30,000 और मुझे लगाना है फीफो, मुझे लगाना है फीफो। फीफो मतलब जो पहले आया वो पहले आउट होगा। बस इतना सा आंसर दे देना प्लीज। तुम लोग इन दोनों में पहले कौन सा आया था, तो बताओ पहले बेचेंगे भी कौन सा, तो ये 8,000 को बेच दिए ना, देखो वेयरहाउस से निकल गया, गया ना, गया ना, गया। तो 8,000 बिक गया, टोटल में बेचना है 30, 8,000 वो गया, तो बताओ और भी बिका तो है, कितना बिका, बताओ 22,000 कहां से जाएगा, इधर से ही तो जाएगा। तो इसमें से 32 में से 22 बेच दिए, कितना बचा रह जाएगा 10,000, जिसका रेट क्या है 20.8125। बोलो ना, पक्का समझ में आया, पक्का आया, पक्का प्रॉमिस बोलो, एक सेकंड, समझ में आया। एक और मौका दे रहे हैं, पूछना है, एक और मौका दे रहे हैं, पूछना है। तुम लोग नहीं पूछेगा तो हम पूछेगा, पूछना है, बोलिए। 22,000 कहां से आया, एक सेकेंड, 22,000 कहां से आया, ओहो 30,000 टोटल में बेचना था, 30,000 बेचना था। बताओ, तुम बताओ इन दोनों में सबसे पहले कौन सा सेल करोगी, यूनिट्स बताओ कितना है। तो 30,000 में से 8,000 ये बिका, 30 में से 8 गया, क्या बचा 22, वो इधर से जाएगा। ठीक, अब सुनो ना, अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो, हाथ उठा के, ठीक है। ये तो फीफो था, और मान लो क्वेश्चन में रहता लीफो, क्वेश्चन में रहता अगर लीफो, पहले बताओ लीफो का मतलब क्या होता, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में है वो पहले जाएगा। तुम लोग बताओ, अगर 30,000 बेचना तो 30,000 है, पर पहले बेचते थे ये वाले को, अब बताओ पहले किसको बेचेंगे, ये आया तेरे की, ये वाला या ये वाला, तो 30,000 जो बेचना है बताओ कहां से जाएगा, 32 में से 30 गया, क्या बचेगा 2,000 एट द रेट। ये क्या लगता है, ये 8,000 बिक गया या पड़ा रह गया, तो देखो 8,000 इस रेट में, 2,000 इस रेट में, मिलाकर क्लोजिंग एफजी का वैल्यू आ जाएगा। बोलो आया समझ में, नहीं आया, नहीं नहीं उन्होंने कहा, आपको नहीं आया, रेड रेड रिपीट करें, क्या बोला, रिपीट करें या क्या हुआ, अच्छा आ गया, आया ना समझ में। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को फीफो पे, एकदम पक्का क्लियर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, हमारे बहुत सारे जगह काम आएगा। क्वेश्चन में बोला रहेगा, नहीं बोला रहेगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, आइदर लगा फीफो या वेटेड एवरेज बाय गिविंग अ नोट। जैसे देखो इस क्वेश्चन में नहीं बोला था, क्वेश्चन 1 में लिखा रहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से आइदर बोल देगा या नहीं बोलेगा। चलो एक काम करें, फिलहाल लगाते हैं एज पर फीफो। हे भगवान, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ठीक। तो आज हम लोग दो नया चीज जाने, पहला कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, अगला क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैसे निकालें। ये तुम लोगों को पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, अभी मुंडी हिला रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, चलो, पर अभी समझ में आ गया ना कैसे करना है, ठीक ठीक। तो हमेशा एफजी पड़ा रहता है वेयरहाउस में, वेयरहाउस सोचेगा पहले क्या था उसके बाद क्या आया, फीफो वाला पहले वाला आउट हो गया, तो मुझे लगाना है फीफो, बेचे हैं 30,000, सबसे पहले फर्स्ट वाला गया, तो 32 में 8,000 तो बिक गया, बाकी जो 22,000 है वो ये वाला बिक गया, तो 32 में से 22 गया, मतलब बचा रह गया इसका 10,000, जिसका रेट होगा 20.8125। ये वैल्यू कितना निकाला था 208,125। एकदम क्लियर है, ये वैल्यू पर पुट कर देना, कॉस्ट शीट में जो बचा खुचा लाइन है उसको खत्म कर देना। फिर आगे ना इसी के नीचे एक सेल्फ फुट लिखवा देगा, अगर लिफो होता तो क्या होता, इसी के नीचे, ताकि एक एक क्वेश्चन के पर चारों मेथड समझ में आ जाए। बोलो, लिफो का था, लिफो कौन लगाता है, पर चलो ठीक है, बोलो आया ना समझ में। चलो मेरा वैल्यू आया 208,125, फटाफट कॉस्ट शीट में लिखते हैं 208,125, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1। क्या कोई मेरे को प्लस माइनस करके बता देगा मेरा अमाउंट कॉलम में कितना जाएगा, 60 ब्रैकेट में आ रहे क्या 64,125, ठीक है यहां तक।
मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ था, एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी कर दिए, मेरे को मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलो दिस माइनस दिस, ये आएगा 60 क्लियर है। और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मुझे ऐड करना है मेरा फाइनली आखिरी ओवरहेड। जरा बताना आखिरी ओवरहेड का नाम क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और एक और अगर होता तो आता, बोलो कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन सा? मार्केटिंग या जनरल नेचर। पर मेरा एडमिन ओवरहेड जनरल मार्केटिंग नेचर नहीं है, खाली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? कहां गया? ओ सॉरी, हाँ, मेरा सेलिंग एक्सपेंस है 54,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 36,000। बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? तब से लोग बोल रहे, बोलना सर को, बोलना बोलना। मेरा सेलिंग एक्सपेंस है 54, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 36,000। चलो जैसे ही ऐड करेंगे मुझे क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ सेल। आइदर वर्ड यूज करना कॉस्ट ऑफ सेल या वर्ड यूज करना टोटल कॉस्ट, दोनों चलेगा। तुम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कितना आएगा ये वैल्यू? 691,875। चलो वेरी इजी। चलो ऐड करना है प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है? सेल। अब आइदर एग्जाम में प्रॉफिट दे देगा तो सेल मिल जाएगा, या क्वेश्चन में सेल दे देगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट। अब देखा हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेल। कितना दिया हुआ है सेल? जरा देखा, सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड, जो एफजी बनाए उसको बेचकर कितना रुपया मिला है? 9 लाख। तो मेरा प्रॉफिट आने वाला है बैलेंसिंग फिगर। मेरा प्रॉफिट आने वाला है बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट क्या माइनस क्या? सेल 9 लाख, कॉस्ट लगा 691,875, माइनस करते ही प्रॉफिट मिलेगा। बताओ ना एक बार, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 208,125। बोलो करेक्ट है यहां तक? करेक्ट है यहां तक? अब कुछ लोग के माइंड में ना हो सकता है डाउट आए कि क्लोजिंग एफजी था 208,125, प्रॉफिट भी आया 208,125, ये क्या हमेशा सेम रहेगा या मियर कोइंसिडेंस था? भाई ये मियर कोइंसिडेंस था, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अब ये मत सोचने बैठ जाना यार ये अलग हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत, ये मियर कोइंसिडेंस था। चलो डन। देखो वैसे तो हमारा क्वेश्चन होता है खत्म, पर इसी क्वेश्चन के नीचे ना जो वर्किंग नोट बनाया ना, नीचे लिखना सेल्फ नोट। सेल्फ नोट का मतलब हमारे आपस का बात है, एग्जामिनर को बताने का नहीं है। ये तो देखो हम ये क्वेश्चन फीफो पे कर दिया, पर मान लो क्वेश्चन बोलता लिफो लगा तो वैल्यू क्या आता निकाल रहे हैं, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू। चलो नीचे लिखते हैं सेल्फ नोट। सेल्फ नोट एग्जाम में मत लिख के आ जाना, कुछ 1.5 होशियार लोग लिख के आते हैं। देखो ना, देखो हमको ये भी आता है, देखो ना हमको ये भी आता है, और उसको देखना ही नहीं है, वो दिखाया जा रहा है, मतलब वर्किंग नोट पे शो किए जा रहा है। चलो पहला, और बाई चांस हमारा ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं लीफो के बेसिस पे, तो देखिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बदल जाता, कितना आता? चलो एज पर लीफो, तुम लोग खुद एक बार कैलकुलेट करेगा। और बाई चांस यही वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते लीफो पर, तो देखो यहां तक तो सब कुछ सेम चलेगा, इधर तक तो सब कुछ सेम चलेगा। अब लीफो में डिसाइड क्या करना है, इन दोनों में पहले कौन सा बेचे। नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट वाला है वो पहले बेचेंगे। तो देखो मेरे को टोटल में बेचना तो है 30,000, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले बेचेंगे। बताओ इन दोनों में लास्ट वाला कौन सा है? 32, तो 32 में से 30 बेच दिए, यानी इसका क्या बचा रह जाएगा? 2,000। नहीं समझ में आया? और इसका क्या बचा रह जाएगा? पूरा 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा? 8,000 इंटू 18 प्लस 2,000 इंटू 20.8125। आया ना समझ में? चलो निकाले कितना आएगा वैल्यू।
कल हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, सब कौन बोलेगा अपने आप करो, कर लेगा ना? यानी वहां तक एकदम सेम है, बस खाली लिफो में डिसाइड करना, लास्ट वाला आउट हो गया, 32 में से 30 आउट हो गया तो पड़ा रह गया 2 और पहला 8000 भी पड़ा रह गया। एक सेकंड सुनो ना, एक बार ऐड करके मल्टीप्लाई करके सब कुछ बताओ ना, वैल्यू कितना आ जाएगा? जाएगा 18565। चलो अगला, और मान लो हमारे क्वेश्चन में लिखता है एज पर सिंपल एवरेज। तुम लोगों को मेरा हैंडराइटिंग कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा ना, लवली। और बाई चांस मेरे को सिंपल एवरेज मेथड लगाना है तो सबसे पहले मेरे को चाहिए रेट सिंपल एवरेज वाला, ठीक? इवेंचुअल एक सेकंड अरियंत आराम से, तुम बहुत उस टाइप का है, समझाया? अब देखो, फीफो के अंदर में मेरे को रेट चाहिए था, मेरे को मिल गया ये वाला। लीफो में भी रेट चाहिए था, मिल गया। अब मेरे को सिंपल एवरेज में भी रेट चाहिए। हर सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक तो 10,000 यूनिट ही था। देखो, फीफो में भी 10,000 यूनिट था, लीफो में भी 8 और 2 मिला के 10,000 ही था। कोई भी मेथड रहे, यूनिट तो 10,000 ही है। जानना क्या है? रेट कौन सा रहेगा। और जैसा कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, सिंपल एवरेज मेथड में मेरे को रेट निकालना है सिंपल एवरेज। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, सिंपल एवरेज रेट कैसे आता है? तुम लोग से हम पूछ रहे हैं। मान लो बोले एक रेट है 5, एक रेट है 6, बताओ 5 और 6 का सिंपल एवरेज कैसे आएगा? 5 + 6 / 2। तो देखो, ये सारा कैलकुलेशन कर रहा है वेयरहाउस में 2 तरह का स्टॉक था, एक का रेट है 18, एक का रेट है 20.8125। मेरे को निकालना क्या है? सिंपल एवरेज रेट। और सिंपल एवरेज आता कैसे है? जो 2 रेट है जोड़ दे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक काम करो, जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा। तुम लोग पहले ये रेट बता रहे क्या सिंपल एवरेज का? चलो, एज पर सिंपल एवरेज मेथड पहले सिंपल एवरेज रेट निकाल लो। हमारा एक स्टॉक का रेट है 18 रुपया, दूसरे वाले का रेट है 20.8125। मेरे को निकालना है दोनों का सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है? दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तुम लोग पढ़ा हुआ है ना सब फाउंडेशन में? एक बार ये रेट कितना आएगा? 0.40625 पर यूनिट। तो हमारा एक यूनिट का रेट आया इतना, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट था, तो 10,000 इंटू इतना। चलो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल ले, कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 19.40625, जो आने वाला है 62.5। क्या मैंने सही लिखा? बोलिए। चलेगा। और कोई 4 तक करेगा तो यहां पे उसका आंसर ये हो जाएगा। क्या था? 19.40, तो 3 कर देना चाहिए, फिर लास्ट में 3 हो जाएगा। चलेगा, चलो डन। बस एक और लाइन लिखता है, बोलो कौन सा? वेटेड एवरेज। आखिरी लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, वेटेड एवरेज। यानी भले क्वेश्चन एक ही है, पर चारों मेथड कवर हो गया। अब एग्जाम में कोई भी मेथड आता तुम लोग समझ जाता। 2 स्टेप, पहला प्रोडक्शन निकालो, अगला ओपनिंग प्रोडक्शन। चलो, एज पर वेटेड एवरेज मेथड में मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज रेट। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, वेटेड एवरेज रेट कैसे मिलता है? ये बड़ा आसान होता है। सीधा देखो, हमारे वेयरहाउस पे 2 तरह का स्टॉक पड़ा हुआ है, दोनों के वैल्यू को जोड़ दो, टोटल वैल्यू आ गया। जो 2 तरह क्वांटिटी पड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ दो, टोटल क्वांटिटी आ गया। यानी जितना तरह का स्टॉक है सबके वैल्यू को जोड़ दो, जितना तरह का स्टॉक है सारे क्वांटिटी को जोड़ दो, टोटल वैल्यू बाय टोटल क्वांटिटी, रेट वेटेड एवरेज आ जाएगा। तो इसको जनरली लिखते कैसे हैं? समेशन ऑफ वैल्यू बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी। पर एग्जाम में ना ये सब फॉर्मूला टॉर्मुला की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू निकालना। मेरा 2 तरह का स्टॉक था, ओपनिंग एंड प्रोडक्शन, दोनों के वैल्यू को जोड़, कितना आएगा? 144 666 000। ठीक है, यहां तक। और डिवाइड कर देंगे, जितना क्वांटिटी है सारे क्वांटिटी को जोड़ दो। ओपनिंग में 8,000 था, 32 और आया, मिलाकर कितना आ जाएगा? 40,000।
सुनो ना, एक बार हमको कोई वेटेड एवरेज रेट बताओ ना, कोई अगर कैलकुलेट 20.25, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आने वाला है 10,000 यूनिट इंटू 20.25, 2,02,500। क्या मैंने सही लिखा? आया ना समझ में चारों मेथड? तुम लोग जरा बताना, अगर बाई चांस हम लोग मेथड बदले तो क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा कॉस्ट शीट में, तो उस केस में क्या लगता है, प्रॉफिट सेम रहेगा या बदलता रहेगा? ऑब्वियस बात है, कॉस्ट शीट के अंदर में अगर कोई वैल्यू बदल गया तो प्रॉफिट भी तो बदलेगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने के संग संग में प्रॉफिट डेफिनेटली चेंज होगा। चलो डन, चलो डन। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन करने का और टाइम नहीं है, तो हम लोग खत्म करते, पर जाने के पहले बस एक बार कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को बता के जाना। सब कल की शुरुआत में दे देंगे, 2 मिनट बाद नोटबुक डाल देना एक बार, बस खाली पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता दो। सबसे पहले बताना कॉस्ट शीट का हमारा पहला लाइन, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, ऐड करते ही ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, 2 एडजस्टमेंट करेंगे, बोलो कौन सा? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। 5 नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तीसरा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, कौन सा पैकिंग कॉस्ट आएगा? प्राइमरी, ऐड करते ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आने वाला है 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पर साथ में एक और चीज आएगा एडमिन ओवरहेड, अगर कौन सा नेचर का? मार्केटिंग या जनरल, मिलाकर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या आने वाला है? सेल। क्वेश्चन में अगर बाई चांस क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, 4 मेथड लगाएंगे, आइदर फीफो या लिफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। उसके लिए 2 स्टेप में काम करना, पहला इक्वेशन और बाद में ये वाला। डन। चलो आज हम लोग बस यहीं पे खत्म करेंगे, कल हम लोग मिलेंगे ठीक 11 बजे। तुम लोग समझ रहे हैं ना? घर जाके प्लीज हर एक जन रिवाइज करके आएगा। चलो डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।